वेलकम टू गौरव आईटीआई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज आप लोग का ये लास्ट क्लास है, यानी कि इससे पहले हम महामैराथन भी 2 कर चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, यानी कि इसमें पूरा कवर होने वाला है क्वेश्चन। और एक बात की बहुत ही खुशी है कि आप लोग के एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया था, यानी कि 25 में से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में वही आ रहा है जो हमने ये जो 1 टू 25 जो यानी कि 25 तक जो हमने क्वेश्चन करवाया, यानी कि 418 क्वेश्चन टोटल हमने करवाया। इन्हीं 418 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 25 में से 25 बना के आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि जितना हमने मेहनत किया उसका ये अभी फल मिल रहा है। तो अभी लास्ट टाइम है, यानी कि आपका जिसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो एक बार इसे देख करके ज़रूर चले जाएँ, क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है लगभग 50% बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो हो सकता है कि अब वो लगभग 200 से ऊपर का क्वेश्चन पूछे, यानी 200 से 400 के बीच का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो इसमें हमारा 200 से लेकर के वो 400 के अंदर ही है। तो इसमें आप रिवीजन करिए ताकि आप उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाए। जितना भी बच्चे ने एग्ज़ाम दे करके आया उन सब का बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा, यानी कि उन सब का उस वहीं से क्वेश्चन गया जहाँ से क्वेश्चन पढ़ाया गया था, यानी कि यही 418 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास, ठीक है। यानी कि 201 नंबर, ठीक है। फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी जुड़ करके इनका आनंद ले सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ नेटवर्क इफेक्टिवली इज डैश, यानी कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है उन्हीं लोगों से बात करें, यानी कि जिससे आप पहले से संपर्क में हैं उन्हीं लोगों से बात करें। ऑप्शन बी कह रहा है अपने संपर्क में नहीं, यानी कि कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट, यानी कि आपके पास जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं उन सबके संपर्क में आप रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत ही बेहतर रहेगा, यानी कि इसका बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपना उत्पाद बेचने पर ध्यान दें, नहीं, नेटवर्किंग में किसी प्रकार का उत्पाद बेचने पर अगर ध्यान देते हैं तो आपका नेटवर्किंग एकदम ठप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है अपनी प्रतिस्पर्धियों को पहचाने, आप पहचान के क्या करेंगे, आप अपने आप बढ़िए आगे, प्रतिद्वंदी तो अपने पीछे छूट ही जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि अपने संपर्क में रहें, जितने लोग आपके संपर्क में हैं आप उनके संपर्क में रहिए, आपका नेटवर्किंग बहुत ही बेहतर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हम आगे देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन में। नेटवर्किंग इज डैश, यानी कि नेटवर्किंग क्या है। तो देखिए, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही कहते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा करने में आपको बहुत समय लग सकता है। देखिए, इसका जो है यहाँ पे हो जाएगा अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है नए दुश्मन बनाना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। नेटवर्किंग में दुश्मन नहीं बनाया जाता, अपने दोस्त बनाया जाता, ठीक है। अपने प्रतियोगी को पहचानना, ये ऑप्शन नंबर डी में जो था इससे पहले वाला, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी को नहीं पहचानना है, आप आगे बढ़िए, प्रतिद्वंदी तो अपने पीछे छूट जाएंगे। और डी कह रहा है एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल हो जाए, नहीं, सामाजिक नेटवर्क में तो आप शामिल हैं ही, साथ ही साथ अपने नेटवर्क करने के लिए अन्य व्यवसाय और ग्राहक के संबंध में रहें, यानी कि मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर रहा है ए टैगलाइन इज डैश, यानी कि एक टैगलाइन क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है एक प्लास्टिक बैग जिसे आप अपने उत्पाद में संलग्न करते हैं, यानी कि आप मॉल में देखे होंगे, यानी कि आपके जीन्स पे, आपके टी शर्ट पे, आप जो भी कपड़ा सामान जो भी खरीदते हैं उसमें एक प्लास्टिक का टैग रहता है जिसमें उसका मूल्य लिखा होता है, कितना % छूट है वो लिखा होता है, यानी कि या फिर जो बाय वन गेट वन टाइप से जब अगर कुछ लिखा होता है वो सब उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ये आपका प्लास्टिक टैग नहीं है, ये आप सोचिए ये बिजनेस से है, ठीक है। ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस के हिसाब से अपने दिमाग को बिजनेसमैन की तरफ सोचिए, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है तुम्हारे पास एक मजाक बनाने का मीम है, यानी कि टैगलाइन क्या है, एक तुम्हारे मजाक बनाने का, यानी कि तुम्हारे बिजनेस का मजाक बनाने का एक मीम है, नहीं, मजाक नहीं बनाया जाता है टैगलाइन। टैगलाइन होता है आपका व्यवसाय का डिस्क्रिप्शन, यानी कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, यानी आपका व्यवसाय का विवरण। उस टैगलाइन में आप अपने छोटी सी टैगलाइन जो कि महज 5 से 10 शब्द का कह सकते हैं रहता है, लेकिन वो पूरे के पूरे कंपनी के बारे में, आपके पूरे के पूरे व्यवसाय के बारे में बता देता है, वो आपका होता है टैगलाइन, यानी कि डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इज एन ईजी वे विल यू, यदि ये कह रहा है अगर आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यानी कि यदि आप लोगों को अपने बारे में प्रासंगिक जानकारी, प्रासंगिक मतलब छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं, मतलब छोटा सा
बात बता करके बड़ा जानकारी देना चाहते हैं तो अपने व्यवसाय के बारे में, तो आसान तरीका क्या है? ऑप्शन ए है कागज़ के टुकड़ा पर लिखो और उन्हें दे दो। नहीं, कागज़ के टुकड़ा नहीं देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक कार्ड देता है और उन्हीं कार्ड में उसका नाम, पता, किस कंपनी से, क्या है उसका बिजनेस, वो सब लिखा हुआ आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो कह रहा है अब उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें, गिव देम योर बिजनेस कार्ड। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे एक कार्ड दे देना चाहिए। बी कह रहा है जब पूछे तो उसे मौखिक रूप से बता दें। अगर वो पूछे कि आप क्या करते हैं तो फिर मौखिक रूप से बताना ये भी उचित नहीं है। कहेंगे उसे गूगल पे सर्च कर लो मेरा बिजनेस क्या है, ये भी नहीं होगा। यानी कि अपना विजिटिंग कार्ड जो कहते हैं, यानी कि अपना व्यवसाय कार्ड उसे देंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज डैश, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने डैश मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाएगा। यानी कि 105 का ए सही है, यानी कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग का वो रणनीति उसमें लागू की, यानी कि ऑनलाइन वो बेच रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज आर, यानी कि मानव संसाधन क्या है? ढेर सारे अपने कंपनी में देखा होगा कि मानव संसाधन यानी कि मानव के द्वारा जो काम किया जाता है वो मानव संसाधन होता है। तो योर नाइबर्स यानी आपका पड़ोसी मानव संसाधन है? नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराने की सोचेगा, आपको ऊपर नहीं उठाएगा। और संसाधन क्या होता है? जो मानव के सहायता के लिए बना हो वही संसाधन होता है। तो पड़ोसी एक तरह से नहीं कर सकते सहायता के लिए बना है, ठीक है। देखिए सी कह रहा है योर कस्टमर, नहीं, कस्टमर भी संसाधन नहीं है। संसाधन यानी जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, कस्टमर का आप उपयोग नहीं करते हैं। कस्टमर आपके सामान का उपयोग करता है, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट होता है उसका उपयोग करते हैं। योर कंपटीटर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा योर स्टाफ एम्प्लॉयज एंड अदर हेल्पर्स, यानी कि आपके कंपनी में जितने भी स्टाफ हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो आपके हेल्पर हैं, वो सारे आपका संसाधन है। वो कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन। इसमें स्टाफ भी मानव ही होता है, एम्प्लॉय भी मानव ही होता है और हेल्पर भी मानव ही होता है। तो मानव संसाधन क्या है? योर स्टाफ एम्प्लॉयज एंड अदर हेल्पर्स। इसका बी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स, या निम्न में से कौन सा एक संसाधन नहीं है? देखिए संसाधन इसमें जो दिया गया है वो सारा का सारा संसाधन है, लेकिन आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। तो आप देख रहे होंगे कि तुम्हारा बिस्तर, यानी कि आपका बिस्तर जो है वो संसाधन नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, संसाधन है। ग्राहक डेटाबेस, ग्राहक रहेगा तो भी तो आपका काम चलेगा, संसाधन है। लाभ कमाया, अगर आप लाभ कमाएंगे वो आपका संसाधन है। तुम्हारा बिस्तर ये एक संसाधन है, इंसान के लिए एक संसाधन है। ज्योग्राफी यानी कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो इंसान के ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ बनाया हुआ है वो सारा का सारा संसाधन है। लेकिन ये बिस्तर जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा जो बिस्तर है वो संसाधन नहीं है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है when you have confidence in your own abilities and trust in yourself you have dash, यानी कि जब तुम आत्मविश्वासी हो, तुम्हारे क्षमता पर तुम्हें पूरा विश्वास हो, तो तुम कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? तो इसका जो है 108 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने आप पे भरोसा है, तो क्या करेंगे? अपने आप पे विश्वास करना। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। और आगे कह रहा था ओपन, खुली सोच या फिर सक्रिय या आशीर्वाद, ये सब नहीं है। ये क्या है? अगर आपको खुद पे विश्वास है तो हो जाएगा अपने में विश्वास करना, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, सी इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यू आर, क्वेश्चन कह रहा है यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू, हाँ ये कह रहा है एक आप एक आजीवन शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थी मतलब जीवन भर सीखते रहना शिक्षार्थी है। और मानव का सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए, वो जीवन भर सीखता रहे, चाहे वो 80 साल का हो, 85 साल का हो, फर्क नहीं पड़ता, जीवन भर उसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, ठीक है। यदि आप डैश हैं, यानी कि आप एक जीवन भर शिक्षार्थी कैसे रहेंगे? अगर आप पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी करने के बाद तो एक कोर्स है, ख़त्म हो जाएगा, जीवन भर आप शिक्षार्थी नहीं रहेंगे। मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, नहीं। लिव ए लॉन्ग फॉर टाइम, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तो ये भी आपका शिक्षार्थी होने का लक्षण नहीं है। कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, यानी कि आप हमेशा ग्रो करते रहिए और अपने में नॉलेज, यानी कि अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो ये उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 109 नंबर का, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। वन टू द बेनिफिट्स ऑफ
बीइंग ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इज, यानी कि जो आजीवन शिक्षार्थी है उसे इनमें से कौन सा एक लाभ मिलेगा। ऑप्शन एक है निर्णय लेने में निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप जीवन भर सीखते रहेंगे तो आप निर्णय जो है बहुत ही सही और शुद्ध लेंगे। प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रसिद्ध तो हो ही जाएंगे अगर आप जीवन भर सीखते हैं, आप अच्छा निर्णय लेते हैं, बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे, शारीरिक रूप से भी फिट होंगे। लेकिन बिजनेस के हिसाब से ये तीनों गलत है, ठीक है। वैसे आप जिंदगी में सब कुछ करेंगे, प्रसिद्ध भी हो जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे आपके, क्योंकि दुख में तो कोई नहीं होता लेकिन सुख में आपके सब होंगे, ठीक है। और शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे अगर आप जीवन भर सब कुछ सीखते रहेंगे। लेकिन इसका जो बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस चैप्टर से ही है, यानी कि तो हो जाएगा ये निर्णय लेने में बेहतर क्षमता होगी। तो ऑप्शन इसका ये जो है एकदम करेक्ट है 110 का। चलिए 250 का ये कह रहा है एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल डैश, यानी कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है हमारे काम करने का तरीका डैश होता है, क्या अंतिम हो जाता है? नहीं होता है। परिवर्तन से गुजर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो काम है वो भी परिवर्तन से गुजर रहा है। ये कह रहा है जैसे हो वैसे रहो, तब तो कुछ नहीं होगा। बदलने से इनकार करो, आप बदलना नहीं चाहते तो नहीं होगा। मान लीजिए कि आप इससे पहले जो है पढ़ाई करते थे ऑफलाइन और अभी आप ऑनलाइन सुन रहे हैं कथा, ठीक है। तो ये जो है क्या है, परिवर्तन से गुजरना। जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है टेक्नोलॉजी में, उसी तरह आप अपने आप को भी परिवर्तित करते रहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, यानी कि किसी चीज़ की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना डैश कहलाता है। सबसे इसका बेहतर उदाहरण होता है कि मान लीजिए कोई जो दवाई का दुकान खोलता है, कोई जो गांव में एक डॉक्टर बनता है, वो क्या करता है, सबसे पहले बेहतर वो इलाज करेगा, सबसे बढ़िया दवाई देगा ताकि वो एक बार में ठीक हो जाए। और अगर ठीक हो जाए, उसका जो क्षेत्र बन गया, तो फिर वो क्या करता है, वो जेनेरिक चलना शुरू कर देता है और फिर उसका जो है पर पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। तो क्या आपको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वो यानी कि गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है, तो वो होता है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 112 का। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड डैश वी नीड टू बिल्ड डैश, यानी कि कैरियर ग्रोथ के लिए और डैश हमें डैश बनने की ज़रूरत है। देखिए इसका कह रहा है कि कैरियर ग्रोथ के लिए और डैश हमें, यानी कि हिंदी जो है एक सही नहीं रहता, ठीक है। हिंदी किसी इसका जो इंग्लिश ही सही रहता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही इसको समझने का। देखिए ये कह रहा है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल, यानी कि आपको अगर कैरियर में ग्रोथ करना है, आपके जीवन में बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, यानी कि एक सस्टेन रखना होगा, स्थिर रखना होगा। एंड नीड टू बिल्ड नए कौशल, और साथ ही साथ नया कौशल सीखते रहना होगा। तो 113 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कर रहा है, इफ़ यू वांट टू सस्टेन द डैश वी शुड नॉट डैश इट, यानी कि यदि हम डैश को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें डैश नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो उसे हम प्रदूषित नहीं करेंगे। देखिए कौन सा मिल रहा है, अगर हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो उसे हम प्रदूषित नहीं करेंगे। यहाँ प्रदूषण है या कि यहाँ प्रदूषित है, यानी प्रदूषण तो एक शब्द है, यानी कि और यहाँ पे जो शब्द प्रयोग होगा वो प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 का क्या होगा, 114 का सी हो जाएगा। यानी कि यदि आपको पर्यावरण बनाए रखना है तो उसमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। लेकिन निमी ने यहाँ पे बी आंसर मार रखा है, ठीक है। यानी कि निमी इसका आंसर दे रहा है पर्यावरण और प्रदूषण। तो आप निमी के हिसाब से ही जाइए, आप बी आंसर ही मार के आइए, आपका सारा आंसर सही हो जाएगा। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था यानी पर्यावरण और प्रदूषित, सी होना चाहिए, लेकिन इसका बी है। आप बी मार के आइए निमी में, वहाँ पे एग्जाम में आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर डैश एंड डैश, यानी कि एक व्यक्ति किसके आधार पे पदोन्नति यानी प्रमोशन पाता है। तो ये हो जाएगा, पर्यावरण नहीं होगा, उदाहरण भी नहीं होगा, योग्यता अनुभव, हाँ ये हो जाएगा योग्यता और अनुभव के आधार पर, यानी कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति पदोन्नति करता है, यानी कि अपना प्रमोशन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 215 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है ओनली व्हेन वी लर्न टू डैश हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर वी कैन डैश अवर सेल्फ विद दो चेंज, यानी कि
जब हम भविष्य में काम करेंगे, जैसे भविष्य में काम कैसे करेंगे, यानी कि जब हम भविष्य में काम कैसे करेंगे या सीखेंगे, उन्हें परिवर्तन के लिए स्वयं को डैश और डैश कर सकते हैं। यानी कि जीवन में हम आगे क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, पहले हमें अनुमान लगाना होगा और उसके बाद फिर उसके लिए हमें तैयार होना होगा। यदि हम भविष्य में काम कैसे करेंगे सीखेंगे, यानी कि कैसे भविष्य में काम करना है, उसके लिए अगर अभी सीखना है तो क्या करना होगा, पहले हमें अनुमान लगाना होगा कि हमें करना क्या है, उसके बाद फिर तैयार करना हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 216 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सक्सेसफुल चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश एक्सेप्ट, यानी कि सफल परिवर्तन डैश और डैश पहलुओं पर संयोजन करता है। देखिए इसका क्या कर रहा है, आप इंग्लिश में ही पढ़िए। सक्सेसफुल चेंज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तकनीक और भविष्य के हिसाब से परिवर्तन, सफल परिवर्तन तकनीक और भविष्य पहलुओं का संयोजन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला करा है, द वर्क अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश, यानी किसी व्यक्ति द्वारा एक समयावधि लिया गया कार्य को डैश कहा जाता है, यानी कि एक कार्य करने के लिए जो समय लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपका जो जॉब है, ये जॉब नहीं होगा, सॉरी जॉब, ये कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा एक समयावधि के लिए किया गया कार्य, यानी समय नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो कार्य करता है वो आपका जॉब होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी काम को 2 महीना करेंगे और उसके लिए आपको पैसा मिलने वाला है, आपका जो है सैलरी मिलेगा, और सिर्फ आप 2 महीना ही कर रहे हैं तो वो आपका एक जॉब है, कैरियर नहीं है। कैरियर क्या होता है, आपके जीवन में जितने काम करते हैं वो सारा का सारा कैरियर में जुट जाता है। और प्लानिंग भी नहीं है, प्लानिंग यानी कि आगे क्या करना है वो बनाना है, और एक्सपर्ट भी कुछ नहीं है, ये हो जाएगा जॉब। यानी कि किसी एक निश्चित टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारा जॉब कहलाता है। और कैरियर क्या होता है, जो लंबे समय तक चलता है वो कैरियर कहलाता है। चलिए अगला कह रहा है, एनी टास्क और प्राइस ऑफ वर्क फॉर विच ए पर्सन गेट्स पेड फॉर ए कॉल्ड, ये भी वही कर रहा है, यानी कि कोई भी कार्य का टुकड़ा, कोई भी कार्य या फिर कार्य का टुकड़ा जिसके लिए एक व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वह एक कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कैरियर नहीं कहलाएगा, ना ही प्रोजेक्शन कहलाएगा, ना ही कोई प्लान कहलाएगा, वो कहलाएगा जॉब। यानी कि एक विशेष समय के लिए किया गया कार्य होता है वो जॉब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 219 का। चलिए अगला करा है, व्हेन ए कारपेंटर मेक्स ए वुडन चेयर एंड गेट्स पेड फॉर इट इज हिज, यानी कि वो क्या, एक जो है बढ़ई जो है वो लकड़ी का एक कुर्सी बनाता है, तो वो उसका क्या है, वो उसका जॉब है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक निश्चित समय के लिए काम कर रहा है, तो वो इसका क्या है, जॉब है। 220 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर जीवन में क्या चल रहा है तो क्या करने के लिए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, ना ही करियर कर रहे हैं, ना ही आप करियर रोल ये करें, आप कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट है, यानी कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप अभी सोच रहे हैं तो आप कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि कैरियर में क्या करना है उसका प्लान कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, कैरियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी, यानी कि कैरियर जो है वो एक लंबी ट्रेन की यात्रा की जैसे है। वेयर डैश आर द मेनी स्टेशंस, मेनी स्टॉप्स, मेनी चेंज इन रूट्स, यानी कि कैरियर क्या है, एक लंबी ट्रेन की तरह है। यानी कि कैरियर क्या है, आपके जीवन में जितना काम करते हैं वो सारा का सारा कैरियर में जुड़ता है, जहाँ पर डैश कई स्टेशन पर कई स्टॉप, कई मार्ग परिवर्तन होते हैं, ये आपका जॉब हो जाएगा। यानी कि एक जो कैरियर है वो आपका एक लंबी ट्रेन की तरह है, और जॉब क्या है, उसमें छोटे छोटे स्टेशन, नदी, तालाब, वो सब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जॉब क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए पैसा पे जो, या फिर किसी काम के लिए या सीखने के लिए जो काम करते हैं वो जॉब होता है। कैरियर क्या होता है, पूरे जीवन में जो करते हैं वो कैरियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए डैश इज वन ऑफ द वे टू रीच योर डैश गोल, यानी कि एक डैश आपके डैश लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। ये क्या कर रहा है, एक जॉब जो है आपके कैरियर तक पहुंचने का एक तरीका है। तो क्या हो जाएगा, 223 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। यानी कि एक जॉब जो है एक जॉब जो है आपके कैरियर तक पहुंचने का एक तरीका है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है, डैश यथार्थवादी लक्ष्य हैं जिन्हें आप अपने कैरियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित करेंगे।
देखिए ये होता है आपका माइल्ड मील स्टोन, यानी कि मील का पत्थर जिसे कहते हैं माइल स्टोन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपके 5 साल के बाद आपको मान लीजिए कि आप ITI कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको किसी कंपनी में सुपरवाइजर बनना है। तो सुपरवाइजर बनने तक का सफ़र जो है ये बीच में आपका, और सुपरवाइजर बन जाना वो आपका माइलस्टोन कहलाता है। तो ये बीच का जो समय होता है इसको भी आप माइलस्टोन में ही गिनती करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द मटेरियल्स एंड सपोर्ट देन यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड, यानी कि अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करने के लिए आप जिस सामग्री की आवश्यकता करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका टाइमलाइन होता है। 225 का जो है ये सही हो जाएगा। टाइमलाइन क्या होता है? आप मान लीजिए कि आपको यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, जाना से मतलब है आपका कैरियर को यहाँ पहुँचाना है। ये आपका सुपरवाइजर है और ये अभी आप जो प्रशिक्षणार्थी हैं, ठीक है, आप प्रशिक्षणार्थी हैं, आपको सुपरवाइजर तक बनना है। तो इस बीच का जो समय है इसे आप टाइमलाइन कहते हैं। तो इसका ही आप उपयोग करेंगे ना, इस टाइमलाइन का उपयोग करके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेटिंग अपडेट फॉर कंप्लीशन ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड, यानी प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा टाइमलाइन। वही मील का पत्थर तक दूरी तय करने, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, सुपरवाइजर बनना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, आपको HR बनना है, यानी कंपनी में, कंपनी का बात कर रहा है। या फिर आप अगर सरकारी नौकरी की सोचते हैं तो उस हिसाब से अपने आप में आप सोच सकते हैं उदाहरण। ये क्या होता है? टाइमलाइन ही होता है। यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक ये टाइमलाइन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये टाइमलाइन हुआ। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टाइमलाइन ही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वी नीड टू हैव डैश व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि हमें आवश्यकता है किस चीज़ की? जब बाजार का रुझान बदलता है या कब हमारी वर्तमान नौकरी की संख्या अब मौजूद है। यानी कि बाजार के ट्रेंड के हिसाब से जो अपने आप को मतलब कि रिप्रेजेंट करना वो होता है अल्टरनेटिव कैरियर। क्या होता है? अल्टरनेटिव कैरियर, यानी कि बाजार के हिसाब से अपने आप को उस हिसाब में तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अल्टरनेटिव कैरियर। अगला कह रहा है जब आप किसी पोशाक को हाथ से सिलना जानते थे तो मशीन का उपयोग करके इसे कैसे करना है यह सीखना का है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 शब्द आता है, एक आता है आपका अप स्किलिंग और एक आता है आपका री स्किलिंग। एक होता है आपका अप स्किलिंग, एक होता है री स्किलिंग। देखिए अप स्किलिंग क्या होता है? अप मतलब जानते हैं ऊपर। आप मान लीजिए कोई भी काम आप सीखे हुए हैं पहले से, तो उसको अगर आप और ऊपर तक आप ले जाएंगे, अगर उसमें और अधिक सीख करके उसे ऊंचाई तक ले जाएंगे तो वो आपका अप स्किलिंग हो जाएगा। री स्किलिंग क्या हो जाएगा? आप काम कोई और कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको मान लेते हैं आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपका दुकानदार है, खुद का किराना दुकान है, आप किराना दुकान चलाते हैं। अब मन किया कि आपको ड्राइवर बनना है तो आपने दुकान छोड़ करके ड्राइविंग सीख ली, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा री स्किलिंग, यानी कि दूसरा चीज़ सीखना। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं, आप चाहेंगे इसको कि होलसेल में हम परिवर्तित कर दें, तो वो हो जाएगा आपका अप स्किलिंग, यानी कि आप उसको और ऊपर ले जा रहे हैं तो वो अप स्किलिंग, और अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो वो री स्किलिंग हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है पोशाक को पहले आप हाथ से सिलते थे और आप मशीन से सीख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपने जो काम है उसको ऊपर ले गई, या अप स्किलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है मेनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू, यानी कि कई कंपनियां हैं जो डैश के माध्यम से अप स्किलिंग का अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि अपना अवसर प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्स, यानी सर्टिफिकेट कोर्स या फिर जॉब ट्रेनिंग के द्वारा। मान लीजिए सबसे अच्छा तरीका है अप्रेंटिसशिप के द्वारा। अप्रेंटिसशिप के द्वारा जो है अप स्किलिंग करवाती है। मान लीजिए आप ITI किए हुए हैं लेकिन आपका स्किल उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लेंगे, यानी कि आप जो अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो उसके बारे में आप मास्टर बन जाएंगे, यानी कि आपका जो है स्किल जो है वो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा अप स्किलिंग। तो अप स्किलिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्स, ये आपका अप स्किलिंग का एक तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि नई चीज़ों को अपनाना और पुराने कामों को करने के लिए नए तरीके तलाशना, ये क्या कहलाता है? यानी कि आपको दूसरा काम भी करना है और साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं उससे भी बेहतर तरीके से करना है, तो उसके लिए कहा जाता है नवाचार, यानी इनोवेशन।
और याद रखिए ये आपका 418 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन है जो नवाचार से संबंधित है, इसके बाद नवाचार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक ही याद रखिए, नई चीज़ों को अपनाना और पुराने कामों को नए तरीके से करना, यानी जैसे आप पहले हाथ से कपड़ा सिलते थे और मशीन से कपड़ा सिल रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये नवाचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। अगला कह रहा है, हिंदी पढ़ दे, हम डैश एक उचित तरीके से करें ताकि हम एक लाभदायक और स्वस्थ समझौता तक पहुंच सके। तो इसमें क्या है, बातचीत अगर आप ढंग से करेंगे तो एक स्वच्छ समझौता यानी आपके बीच जो है समझौता सही से हो पाएगा। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, नेगोशिएशन माना बातचीत, इंग्लिश में हम नेगोशिएशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बातचीत। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेकिंग इन ए स्मार्ट वे ऑफ ट्विस्टिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फोल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास कोई एक समाचार मिला, यानी कि आपको मिलने वाली जानकारी जो है सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोच विचार करना ताकि यह नकली के झांसे में ना आए। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप यूट्यूब पे ये वीडियो बनाओ आपको लाखों मिलेगा, और आप बनाना शुरू कर दिए, 2-4 महीना के बाद पता चला कि उसमें क्या रूल होता है, क्या रेगुलेशन है, उसका क्या नियम है, उन सब का कुछ पता नहीं, और आप शुरू कर दिए वीडियो बनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप नकली के झांसे में आ जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि जानकारी प्राप्त करना, उस पर सवाल उठाना, खुद ही सवाल उठाना, क्या लाखों रुपया आ सकता है, उसके लिए हमें कितना मेहनत करना होगा, क्या करना होगा, उन सबको समझना, स्मार्ट तरीके से सोचना समझना ताकि हम नकली में न आ जाए, तो फिर वो और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या करा जाएगा, वो हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गंभीर सोच, अपने आप पे एकदम से ध्यान केंद्रित करके बात को सोचेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तेजी से परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता क्या है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है फटाफट परिवर्तन हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो ना तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन क्या था वो आप देखेंगे, नेगोशिएशन भी नहीं यानी बातचीत भी नहीं हो जाए, कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन अगर 2 आदमी मिल करके कोई काम कर रहा है यानी सहयोग से कोई काम कर रहा है तो वो कोलैबोरेशन कहलाता है। तो 133 का एकदम अगर एक ही बचा हुआ है, यानी कि अनुकूल क्षमता, यानी कि अडॉप्ट करना, एडेप्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी काम को फटाफट अडॉप्ट कर लेना। मान लीजिए कि आप पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, अभी ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिए और एकदम बेहतर समझ में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एडॉप्टेबिलिटी हो गया, यानी कि अनुकूल क्षमता हो गया। चलिए अगला क्या कहता है, अगला क्या कहेगा, करा जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो दूसरों के साथ जो काम करते हैं वो कोलैबोरेशन होता है, यानी कि कोलैब आपने बहुत सुना होगा यूट्यूबर सब के बारे में कि ये दोनों एक कोलैब करके अपना काम करें। कोलैबोरेशन मतलब होता है सहयोग, हिंदी होता है सहयोग, आप सहयोग से अगर 2 आदमी के सहयोग से कोई काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन होता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलैबोरेशन। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखिए नई तकनीकों ने हमारे काम करने के तरीकों को बदल दिया है, इसलिए किसी भी डैश की परवाह किए बिना डैश तरीके से काम करने के लिए डैश सीखना महत्वपूर्ण है। अब इसको भरना है, ये 3 रिक्त स्थान एक ही में दे दिया है। अब देखो क्या कर रहे, देखिए हमें क्या करना है, नई तकनीकों ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें किसी भी नौकरी की, यहाँ हो जाएगा जॉब, किसी भी जॉब की परवाह किए बिना, चाहे हमारे जॉब रहे ना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें सीखना चाहिए क्या, किसी भी जॉब की परवाह किए बिना नया स्किल हमें लगता है इसका जो है डी नहीं होना चाहिए, इसका सी होना चाहिए, बाकी निम्मी ने इसका डी दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप आंसर करके आइएगा निम्मी के हिसाब से ही डी ही आंसर करके आइएगा, लेकिन वास्तव में क्या हो जाएगा, बिना किसी नौकरी की परवाह किए इफिशियंट तरीके से अपना काम करने के लिए नया कौशल सीखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हो जाएगा न्यू स्किल, इफिशियंट और जॉब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, लेकिन निम्मी ने इसका आंसर डी दे रखा है, तो आप डी मार के ही आइएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में भी हम पीडीएफ में स्टार लगा के दे देंगे क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉब, बिना जॉब की परवाह किए इफिशियंट तरीके से नया स्किल सीखना हमें सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपने कैरियर से संबंधित नई चीज़ों को सीखता है और नवीन औद्योगिक विकास के लिए अद्यतित है, तो वो क्या कहलाता है, जो एक नया तकनीक सीखने के लिए अपने आप को अनुकूल समझता है, वो क्या है, वो है ग्रोथ माइंडसेट, यानी अपने माइंड में उसका जो है वो ग्रोथ कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए पहले सब कुछ हाथ से होता था, अब कंप्यूटर पे हो गया, तो वो कंप्यूटर भी सीखेगा, तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सेटल्ड माइंडसेट जो होता है यानी कि स्थिर होता है, ये भी नहीं होगा, और कोलैबोरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, यह है ग्रोथ माइंडसेट, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट है। चलिए फटाफट ये कह रहा है, ए पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप टू लर्न न्यू स्किल इवन व्हेन वी आर थ्रेट ऑफ लॉसिंग हिज जॉब, यानी ये क्या कर रहा है, देखिए
एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोने का खतरा होने पर भी नए कौशल नहीं सीखता है, वो क्या कराएगा? यानी कि उसे पता है कि हम अगर ये ना सीखे तो हमारा नौकरी चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख रहा है, तो क्या ओपन माइंड सेट तो नहीं होगा? ये हो जाएगा नॉट ओपन माइंड सेट, यानी उसका जो दिमाग एकदम खुला हुआ नहीं है, उसका जॉब चले जाए, लेकिन वो नया तरीका नहीं सीखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नॉट ओपन माइंड सेट। अगला करा है, एक अलग प्रकार का कार्य करने के लिए नए कौशल को सीखना कहलाता है। अलग प्रकार मतलब रीस्किलिंग। अप स्किलिंग क्या होता है? उसी को आगे बढ़ाना अप स्किलिंग, और नया तरीका सीखना रीस्किलिंग। यानी कि 138 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला करा है, यदि एक लकड़हारा जो अब तक साधारण कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था वह अब विद्युत कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगा है, तो वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अप स्किलिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। री स्किलिंग नहीं होगा। री स्किलिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले भी कुल्हाड़ी चलाता था, अब भी कुल्हाड़ी चला, अब उसमें थोड़ा सा एडवांस आ गया, यानी वो अब वो लकड़ी वाला कुल्हाड़ी का यूज, लकड़ी वाला की जगह पे आप वो इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी का यूज करने लगा। अब इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी आपको दिख सकता है, वो एक तो बहुत बढ़िया कार्टून आता है बबलू डब्लू वाला, तो उसमें लखा के पास जो होता है वही होता है इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप स्किलिंग, यानी कि उसी में आप बेहतर कर रहे हैं। अगला कह रहा है 240 कह रहा है, किस प्रकार की नौकरियों की मांग है, यह किसके माध्यम से जाना जाता है? यह इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही प्री कंप्यूटर युग, ना ही कैरियर। ये हो जाएगा मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे जो आधारित है, मार्केट का जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे कौन सा नौकरी मिलने वाला है। तो 240 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी के कैरियर की योजना बनाने के लिए व्यापार के रुझान क्यों उपयोगी है? देखिए, व्यापार के रुझान क्यों उपयोगी है अपने कैरियर बनाने के लिए? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए कर रहा है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा उन नौकरियों की पहचानना जो मांग है और होने वाली संभावना, यानी कि ऐसी नौकरी की पहचान करना जिसकी मांग बाजार में भविष्य में होने वाली है और साथ ही साथ अभी भी है, तो उसको पहचानना ही सबसे बेहतर तरीका है। आप उसको बाजार का ट्रेंड्स देखिए, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। यानी कि आजकल के युग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबको कंप्यूटर चलाना आना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नौकरी को पहचानना जो मांग है या फिर होने वाली है भविष्य में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 242 क्या कर रहा है, कैरियर पाथवे का अर्थ है। कैरियर पाथवे का अर्थ क्या है? आपने इससे पहले भी क्वेश्चन में देखा है। देखिए, कैरियर पाथवे का ऑप्शन नंबर 1 है संभावित नियोक्ता, नहीं है। यह एक कैरियर के भीतर छोटे नौकरी, एक कैरियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह, यानी कैरियर पाथवे क्या है? कैरियर आपका पूरे जीवन का एक रास्ता है जिसमें छोटे छोटे आप नौकरी कर सकते हैं, तो वो आपका कैरियर पाथवे कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। और जिम्मेदार बाजार या फिर इंटरेस्टिंग मार्केट का कोई इसका रूल है नहीं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है किसी व्यक्ति की कुछ सीखने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है वह क्या कहलाता है? उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? वो फटाफट किसी चीज़ को अगर सीख जाता है तो वो कहला उसका एप्टीट्यूड, यानी कि किसी भी चीज़ को एडेप्ट कर लेना, उसका वो कौशल है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी उसे एडेप्ट कर लेता है, तो वो एप्टीट्यूड हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, इस सीरीज ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर का एक सीरीज है, इज गिवन यू नीड टू फॉल ए नंबर इज, ये इतना पढ़ने की क्या जरूरत? यहाँ कह रहा है ये जो दिया गया है इसके बाद जो आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन है वैसे मैथ का, लेकिन ये आधारित है रीजनिंग पे। आपने में से जितने लोग रीजनिंग पढ़े होंगे उन सबको ये एकदम कहिए ना हलवा लगेगा। ठीक है, बना बनाया हलवा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए 47 और 48, 47 से 48 हुआ, 47 में 1 जोड़े 48, अब उसको फिर 31, एक नहीं, देखिए इसमें एक का कोई मतलब नहीं। यह क्या, 47 से 48 के बीच में कितना गैप? 1 का। 48 से लेकर के 51 में 3 का गैप, 51 से 60 के बीच में 9 का गैप, इसके बीच में 27 का गैप। आपको क्या लग रहा है? अब समझ गए आप आगे क्या होगा? समझ गए होंगे। देखिए क्या कर रहा है, एक जो है, एक को गुणा करो 3 से, कितना हुआ? 3 हुआ, अच्छी सॉरी 3 हुआ, 9 नहीं 3 हुआ। अब इन 3 को जोड़ दो 48 में, ठीक है, तो 48 3 51 हो गया। अब 51 के बाद बचा यहाँ पे फिर अंतर क्या है? 3, इसमें गुणा कर दो 3 का, 3 तिया 9 हो गया। 60 में सॉरी 51 में 9 जोड़ दो, 60 हो गया। अब 60 में फिर 60 और
51 और 60 के बीच का अंतर 9 है। अब इसको गुना करो 3 से, 9 तिया 27। अब फिर 27 को कितना में जोड़ना है, 27 को जोड़ना है फिर 60 में जोड़ना है। 27 में 60 जोड़ने के बाद 87 हो गया। फिर अब 87 के और 60 के बीच में कितना का अंतर है, 27 का। इसको गुना करो फिर 3 से। तो अगर 27 को आप 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, ये हो जाएगा 81। अब क्या करना है, 81 को जोड़ देना है कितना, 87 में। देखिए 7 में 1 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़िएगा 16 हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर 168 हो जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये 168 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये। एपीजीपी अगर आप पढ़े होंगे 10वां में तो उसे रिलेट करता है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए ये कह रहा है, देखिए एक आदमी एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच जाता है। इसको छोड़िए, ये क्या पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा उसका मतलब नहीं है। यदि वह अपनी चाल 1/15 कर ले तो वह 5 किलोमीटर चलता है। देखिए वो कितना भी चाल से चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसको काम कितना करना था, 15, लेकिन वो किया कितना, 1, यानी 1/15 मतलब एक हिस्सा किया कितना, 15 में से एक हिस्सा काम किया कितना देर में, 5 घंटा में। अगर एक हिस्सा करने में 5 घंटा लगाता है तो 15 हिस्सा करने में कितना लगाएगा, 5 गुना 15, 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, इससे आराम से लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन इसका सी है। आपको मैथ में ऐसा जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन आपको बदल के दे, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो यही क्वेश्चन आएगा, यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर एक काम करने में 5, आप इसे टाइम वर्ड के हिसाब से बना सकते हैं। एक काम करने में 5 दिन लगेगा तो 15 काम करने में 75 दिन लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 245 का। चलिए अगला, ये कह रहा है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3000, यानी कि 3000 का कितना परसेंट है। 3000 है, 3 है, 3000 का कितना परसेंट। देखिए 3 जो है वो 3000 का कितना परसेंट है, तो 3000 का x परसेंट, परसेंट मतलब नीचे में 100 बराबर 3। अब एक बात ध्यान रखिए, आप लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि परसेंट कब हटा, मतलब कब 100 से भागा देना है, कब 100 से गुना करना है। सबसे सिंपल तरीका देखिए, अगर परसेंट को भगाना है तो भागा दो, परसेंट को लगाना है तो गुना करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि परसेंट को अगर भगाना है तो भगा दो, और तो अगर लगाना हो तो गुना अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज को अगर भगाना हो तो भगा दो। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स परसेंट है, मान लीजिए मैंने क्या माना, 3000 एक्स परसेंट, 3000 का मतलब गुना एक्स परसेंट बराबर 3, तो एक्स परसेंट, तो परसेंट के नीचे हमें 100। अब इसको काटिए, देखिए 00 से ई 00 खा जाइए, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए इसके बाद अब देखिए यहाँ बचा कितना, 30x बराबर 3, तो x बराबर 3/30, 3/30 है तो इसको काटिएगा तो 3 का 3, 3 दहाई 30, यानी 1/10 हुआ। और अगर नीचे में 1 0 है तो यहाँ पे यानी कि 1 अंक पीछे दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1%। तो यहाँ 0.1% है, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग उड़ाते होंगे हवा में, क्योंकि आप ITI कर रहे हैं, यानी बच्चा तो है नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने एक दीपक 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ कमाया और इसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इसको हम एक पेज लेते हैं। याद रखिए 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया। चलिए देखिए क्या क्या, ये किसी वस्तु को 100 में खरीदा और बेचा कितना में, 120 में। इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लगाने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं अगर 100 में खरीदेगा और 120 में बेचेगा तो उसको 20 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। 20 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ, इतना सभी जानते हैं। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, कितना का लाभ हुआ है, 20 का, 20 का लाभ हुआ है। हमेशा लाभ किस पे निकलता है, हमेशा लाभ निकलता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 100 क्रय मूल्य है, तो इस पर हमारा लाभ निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ बराबर, यहाँ कि हम इसे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। देखिए हमें कितना लाभ हुआ है, 20 रुपया, किस पे लाभ हुआ है, 100 पे। और पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें प्रतिशत लगाना है, भगाना नहीं है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसमें प्रतिशत की कहीं जरूरत नहीं है, यानी ऊपर में कहीं प्रतिशत नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि हमें प्रतिशत लगाना है। तो उसके लिए हमें 100 से गुना करना होगा, और ये 00 से 00 गया, बचा कितना 20,
ठीक है। तो इसका 20% लाभ हुआ और 20 रुपया लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या करा है। हाँ, इसमें देखिए ये कह रहा है एक आदमी एक दीपक को 100 रुपया में बेचा और यानी कि 100 रुपया में खरीदा और 120 में बेचा, ठीक है। 20 रुपया लाभ हुआ, तो 20 तो इसमें तीन ठो में 20 है। अब फिर कह रहा है उसको लाभ प्रतिशत कितना, तो वो भी 20% हुआ, तो इसका सिर्फ बी में दिख रहा है, यानी कि 20 रुपया लाभ हुआ और 20% लाभ हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 247 का बी। चलिए आगे ये क्वेश्चन कर रहा है एक साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र होता है। साक्षात्कार होता है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले जो आप करते हैं तैयारी उसे क्या कहते हैं, तो वो प्री इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही शौक के लिए आप इंटरव्यू करते हैं यानी कि शौक के लिए पूर्वाभ्यास करते हैं, ना ही पोस्ट इंटरव्यू। पोस्ट इंटरव्यू मतलब होता है इंटरव्यू के बाद। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉक इंटरव्यू। आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, ढेर सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा मॉक इंटरव्यू, और खास करके IAS का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है मॉक इंटरव्यू, मॉक का मतलब होता है नकली, मतलब कि होता सब कुछ इंटरव्यू के जैसे ही है, सब कुछ उस तरह से ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन होता हुआ क्या नकली होता है, वो असली नहीं होता। असली तो आपको एग्जामिनर लेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू। चलिए नेक्स्ट कहते हैं क्या है, व्यू। अगला क्या है, एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स आर कॉल्ड। यानी कि जो व्यक्ति फ्री समय में काम करता है, यानी कि अपने हिसाब से काम करता है। किसी को पौधा लगाने का शौक होता है, जैसे मैं, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को ब्लॉग बनाने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है। तो ये सब क्या है, ये उसका हॉबीज होता है। क्या है, बी में है, हाँ बी नंबर में है उसका हॉबीज, यानी कि इस तरह से जो काम करते हैं वो उसका हॉबीज होता है, उसका पसंद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिना किसी प्रकार की, आपको मान लीजिए ना आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, यानी कि वो आपका हॉबीज है, आपकी पसंद है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि 250 नंबर। व्हेन ए पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज डैश। यानी कि एक व्यक्ति जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अच्छा है किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को समझने में, तो वो क्या होता है, तो वो उसका स्ट्रेंथ है। ऑप्शन नंबर जो सी है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी मजबूती है, कि वो किसी भी चीज़ को एकदम एडेप्ट कर लेता है अपने अंदर, यानी कि नेचुरली उसके अंदर कुछ भी सीखने का गुण है, ठीक है। वीकनेस उसका कमजोरी हो जाएगा, फैमिली भी नहीं, और वंशानुगत कुछ होता नहीं, वंशानुगत होता है बायोलॉजी में टर्म, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है किसी काम को उपकरण और तकनीक की सहायता से आसानी से और कुशलतापूर्वक करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, उसे रिज्यूम में भी शामिल करते हैं। यानी कि किसी उपकरण और तकनीक का प्रयोग करके जो हम काम करते हैं वो क्या होता है, जिसका कि हम विवरण देते हैं रिज्यूम में भी कि हमने इस तरह से किया, तो वो हमारा स्किल्स होता है। यानी कि हम किसी भी तकनीक का, किसी भी उपकरण का उपयोग करेंगे तो अपने स्किल के हिसाब से। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कुछ भी जानते नहीं हैं, आपको कुछ काम करना नहीं आता, तो भले ही आपके पास CNC मशीन ही रख दिया जाए तो भी आप एक लोहा को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे संसार की सारी चीज़ें आपके पास आ जाए, लेकिन आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्किल होता है जिसके हम किसी भी उपकरण का उपयोग कर लेते हैं, किसी तकनीक का उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए पेड पीरियड। पेड पीरियड मतलब जिसमें आपको पैसा दिया जाता है, पीरियड मतलब समय। ए पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट allows of you learn a particular skill or set of skill will you work in the industry is called as। यानी प्रशिक्षण का वह समय जिसमें आपको पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ कौशल भी सिखाया जाता है, वह डैश कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि ITI के बाद एक जो प्रोग्राम होता है वो होता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में आपको क्या होता है, आपको काम भी सिखाया जाता है और साथ ही साथ आपको पैसा भी दिया जाता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं, स्टेपमेंट के रूप में आपका ये कम पैसा दिया जाता है और की तुलना में, लेकिन पैसा भी दिया जाता है ताकि आप खुद का खर्चा उठा लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 252 का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट अप्रेंटिसशिप थ्रू। देखिए भारत सरकार शिक्षुता को बढ़ावा देती है डैश के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे प्रमोट कर रहा है किसको, अप्रेंटिसशिप को। किसके द्वारा प्रमोट करता है, तो वो NAPS एक पोर्टल होता है, एक
जॉब स्कीम है जिसके द्वारा आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आप ITI कर रहे हैं तो NAPS के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो भारत सरकार है वो NAPS के माध्यम से अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है। तो इसका जो 253 का ये एकदम करेक्ट है। चलिए अगला कह रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश और द NAPS डैश टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को रजिस्टर करना। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड दिख रहा है, ये नहीं होगा, और पोर्टल नहीं, रजिस्टर होता है। तो देखिए रजिस्टर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल, यानी NAPS के पोर्टल पर आपको खुद को रजिस्टर करना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में रजिस्टर और पोर्टल दोनों दिख रहा है। तो इसका जो है बी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है किसके लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आपको अगर NAPS में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना हो तो उसके पहले रजिस्टर करना होता है, कहाँ पे, पोर्टल पे। किसके पोर्टल पे, NAPS के पोर्टल पे। तो ये जो 254 है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि इसमें से कौन ऐसा प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर, यानी कि जहाँ पर कि आप काम ढूंढ सकते हैं और काम दे सकते हैं। इससे खास करके ये जो प्रोफेशनल होता है इसमें किसी प्रकार का समय व्यतीत करने वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है जो कि एक नौकरी प्रोवाइड करवाती है। इसमें कौन कौन जुड़े रहते हैं, तो इसमें कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो CEO होते हैं, जो HR होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये सभी जुड़े होते हैं। और किसको जुड़ना होता है, जो नौकरी चाहते हैं उसके कंपनी में वो जुड़ते हैं। तो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, एक वेबसाइट होता है कह सकते हैं। वो क्या होता है, लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम सही है, यानी कि एक लिंक्डइन होता है जहाँ पे आपको जो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। जबकि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये लिंक्ड कुछ है ही नहीं। लिंक्ड मतलब होता है जोड़ना। तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है ये एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, और लिंक्डइन जो है ये एक पेशेवर यानी प्रोफेशनल नेटवर्क यानी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला फिर से बता देते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो गौरव ITI क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाइए और आपको PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है, डैश सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट डैश इन देयर वर्क प्लेस। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या भरना है, तो यहाँ 3 ठो में आपको दिख रहा है वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस। लेकिन आपको पहला में दिख रहा है सेफ्टी। अगर हम यहाँ सेफ्टी भर दे तो 2 बार आ जाए, सेफ्टी, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये सेफ्टी तो पहले बार कट गया। अब देखिए वर्क प्लेस का 2 ठो जो है इसमें दोनों का स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, और C नंबर का जो स्पेलिंग है ये सही है। तो इस हिसाब से ये दोनों भी कट गया। तो नीचे बचा क्या, C। तो वर्क प्लेस और सेफ्टी, तो यहाँ हो जाएगा वर्क प्लेस सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपनी, यानी कि सभी कंपनी के लिए जो कार्यस्थल की सुरक्षा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड टू इनकॉर्पोरेट डैश इन देयर वर्क प्लेस, यानी कि इनकॉर्पोरेट इन सेफ्टी इन देयर वर्क प्लेस। तो यही बात, यानी कि यहाँ पे एक ठो वर्क प्लेस दे दिया, यहाँ पे एक ठो वर्क प्लेस हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, यानी कि वर्क प्लेस और सेफ्टी हो जाएगा। आप हिसाब से भी काट सकते हैं, यहाँ पे सेफ्टी तो नहीं, अगर एक तो सेफ्टी पहले लिखा हुआ है तो सेफ्टी नहीं होगा, और यहाँ पे वर्क प्लेस और यहाँ पर वर्क प्लेस का मीनिंग ही गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखा है, इसलिए इसका C एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। POSH mandates safety of dash and dash of sexual harassment in the workplace। जहाँ पर महिलाएं भी काम करती है पुरुष के साथ साथ, जिस भी कंपनी में, जिस भी कार्यस्थल में, वहाँ पर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, यानी कि गलत नज़रों से देखा जाता है उसको, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, तो वही आपका सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। और ये POSH का फुल फॉर्म क्या होता है, POSH का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। आपको ये हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ दे इसका फुल फॉर्म, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो POSH मैंडेट सेफ्टी ऑफ डैश, तो डैश किसका, तो वुमेन का, मेन तो होगा नहीं, किसका, वुमन का, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यानी कि ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन ए और डी में हमें खोजना है। तो ये क्या करता है, सॉरी यहाँ पे वुमेन सही है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है,
कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न डैश और डैश की सुरक्षा को अनिवार्य करता है, यानी कि महिला और रोकथाम की सुरक्षा को। और हिंदी वैसे भी बकवास लिखा होता है इसका, अगर आप इंग्लिश का हिंदी करते हैं तो, इसलिए आप इंग्लिश में ही समझे तो सही है। POSH मैंडेट सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो प्रिवेंशन आपको बी में ही दिख रहा है, ठीक है, और ये प्रिजर्वेशन कुछ है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महिला रोकथाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डैश का अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है। तो ये हो जाएगा आपका यौन उत्पीड़न, यानी कि इससे 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। ऐसे एग्जाम में भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कि किसका अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण, तो ये हो जाएगा यौन उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले देखते हैं। ये कह रहा है ICC विथ रिस्पेक्ट ऑफ POSH एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स, यानी कि POSH जो है वो यौन उत्पीड़न के संबंध में, POSH और यौन उत्पीड़न के संबंध में ICC का मतलब क्या होता है। वैसे आप अगर जनरली आपसे से कोई पूछिएगा ICC का मतलब, तो वो तो क्रिकेट क्लब कहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे किसके हिसाब से कर रहा है, यहाँ पे POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के हिसाब से ICC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ICC का होगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी, यानी कि कोई भी और इंटरनल कंप्लेन कमेटी आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी, यानी आंतरिक शिकायत समिति। क्या होता है, जहाँ पर कि महिला और पुरुष दोनों काम करती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक संगठन बनाया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि HR हो गया, उसके बाद जो सेफ्टी के लिए उसका रहता है कोई, उसका एक संगठन हो गया। इसी तरह से एक संगठन होता है जो कि इस प्रकार का काम, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए भी एक संगठन होता है जो इस पर सुनवाई करता है। तो वो होता है इंटरनल, यानी कि किसी बाहर जाकर तो कुछ कहीं नहीं करेगा, यानी कंपनी के अंदर भी वो मामला सुलझाएगा। तो वो हो जाएगा इंटरनल कंप्लेन कमेटी, तो आंतरिक शिकायत समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है डैश का अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास के साफ सुथरा रहने का अभ्यास करना, यानी कि ये किसका अर्थ है। यह जगह स्वच्छता का क्या अर्थ है, अपने आप को यानी खुद को साफ रहना और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना क्या कहलाता है, स्वच्छता कहलाता है। चलिए अगला ये कह रहा है हाँ, स्वच्छता के कुछ उदाहरण हैं छटे हुए बाल और साफ नाखून तथा दिन में 2 बार दांत साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना। ये सब क्या है, ये ना तो समुदाय की है, यानी कि ये आप खुद के लिए करते हैं, यानी छोटे छोटे बाल रखते हैं, बाल को छांट के रखते हैं, नाखून आपका साफ होता है या फिर नाखून छोटा रखते हैं, दांत आप साफ करते हैं दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले हाथ साफ करते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ साफ करते हैं। वैसे भी ये करते होंगे या नहीं, जब से कोरोना आया तब से तो सभी करते होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये समुदाय का कार्य नहीं है, ना ही संगठन का, ये व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये व्यक्तित्व, यानी खुद का लोग साफ सुथरा करता है, तो ये व्यक्तित्व से मतलब है, यानी कि पर्सनल से मतलब है। तो 261 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना डैश स्वच्छता कहलाता है। तो ये हो जाएगा कम्युनिटी, यानी कि समुदाय का। अपने आसपास का जो वातावरण है, सिर्फ आप उसमें अकेले तो नहीं रह सकते हैं जो आप उसका मतलब सफाई का ध्यान रखिएगा। अगर आसपास का आपका वातावरण है तो उसके लिए जो भी आपके आसपास में रहते हैं उन सबका ये दायित्व बनता है कि उनको पूरी तरह से साफ सुथरा रखिए। तो ये कम्युनिटी यानी कि समुदाय का स्वच्छता कहलाता है। चलिए अगला करा है सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आवश्यक जीवन कौशल क्या है। चाहे सामाजिक काम हो या फिर व्यावसायिक काम हो, यानी कि व्यापार से संबंधित कोई काम हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन बी कह रहा है लर्निंग मदर टंग। नहीं है, मदर टंग सीखने की जरूरत नहीं हो, तो आप पैदा होते ही सीख जाते हैं, ठीक है। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, तो फॉरेन लैंग्वेज में अगर एक ठो लैंग्वेज हो तभी तो सीखेंगे। अगर सर फॉरेन लैंग्वेज मतलब अपने देश को छोड़ करके जितना लैंग्वेज है वो सारा फॉरेन लैंग्वेज आता है। तो क्या आप सभी फॉरेन लैंग्वेज को सीखिएगा? नहीं सीखिएगा। लर्निंग मोर लैंग्वेज, यानी कि ढेर सारे लैंग्वेज को सीख करके आप क्या करिएगा, जिससे काम चलेगा आप वही लैंग्वेज सीखिएगा ना। यहाँ कर लर्निंग इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि आप अपने भारत में ही मान लीजिए हर एक जगह इंग्लिश नहीं बोला जाता है।
सॉरी हिंदी नहीं बोला जाता है। आप में से जो इधर का होंगे तमिलनाडु तरफ का, केरल तरफ का, वहाँ क्या होता है, या फिर बेंगलोर और के अगर कोई होंगे तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश का कुछ शब्द अगर हम लोग समझ रहे हैं तो कुछ शब्द वो भी समझ रहा है, यानी कि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ रहा है लेकिन हिंदी एकदम नहीं समझता है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी अगर पूरे विश्व की बात करें तो माइनॉरिटी में जो है हिंदी माइनॉरिटी में है और मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में इंग्लिश है, यानी कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसलिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो जाता है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको रहना चाहिए, यानी कि अगर आप अपने बॉस को संबोधित कर रहे हैं उस समय आप कैसा रहिएगा, आप असभ्य रहिएगा, आप अनौपचारिक रहिएगा, सॉरी हम काट नहीं देंगे, देखिए असभ्य रहिएगा या फिर अनौपचारिक रहिएगा या औपचारिक रहिएगा फिर अभिव्यंजक रहिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, किसमें, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। आप सभी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर ये आंसर आपका गलत हो गया ना तो फिर समझिएगा आपकी तैयारी एकदम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एकदम रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले भी ढेर सारा हम इस तरह से क्वेश्चन करा चुके हैं। अपने बॉस के सामने कैसे बात करें, स्कूल में कैसे बात करें, दोस्तों से कैसे बात करें, शादी विवाह पार्टी में कैसे बात करें, ये सभी हमने पढ़ाया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट में फटाफट दीजिए। जिसका भी आंसर गलत हुआ वो समझ जाइए कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कठिन हो सकता है एग्जाम पास करना, ठीक है। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा रहना चाहिए, औपचारिक, अनौपचारिक, असभ्य या फिर अभिव्यंजक, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए ये कह रहा है हाउ आर यू, व्हाट इज अप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन आया था है हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे व्हाट इज अप दिया है, कुछ भी अंतर नहीं, हिंदी में वही होगा, नमस्ते, कैसे हो आप, क्या चल रहा है। ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, यानी ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात करते हैं कि नमस्ते, वो कैसे चल रहा है, क्या है, अपने घर के परिवार के लोगों के साथ इस तरह से बात करते हैं। तो जो इसका 265 का है ये बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहेंगे, गुड बाय कहेंगे, वो तो आते वक्त कहना है, गुड डे नहीं, गुड डे नहीं कहते हैं, सी यू भी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। अगर सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। चलिए अगला, ये तो बहुत ही एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन, यानी कि मनोज को बुलाते हैं प्रिंसिपल साहब और पूछते हैं कि तुम्हारा हॉल टिकट कहाँ पे है। देखिए मनोज एक मेल है, मनोज एक पुरुष है, तो यहाँ पे हर जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी और सॉरी सी और डी में, ये तो पहले ही कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हिम हिज, ऑप्शन नंबर बी में है हिम हर, या फिर हर कट जाएगा, तो ये ए ही एक ठो है जो सही आंसर है। और वैसे भी आप देख लीजिए द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट, हिज मतलब उसका, उनसे पूछा उसका हॉल टिकट दिखाओ, तो इसलिए हिज और हिम हो जाएगा। आप तो वैसे भी काट सकते हैं, हर 3 ठो में हर दिया गया है, जबकि यहाँ पे लड़की की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे मनोज एक पुरुष है, इसके लिए आप हिम और हिज का प्रयोग करिएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कर रहा है 268 नंबर, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का आपको पास्ट टेंस बताना है। तो आई डैश ए मूवी यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, आपने कल जो देखा, मान लीजिए कि आज संडे है तो कल क्या था, सैटरडे था, तो वही सैटरडे को मतलब यस्टरडे यहाँ पे दे रहा है, सैटरडे मतलब बीता हुआ कल, तो इसी तरह यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है। और अगर आप आज संडे मानते हैं तो कल आपका बीता हुआ कल, यानी कल सैटरडे आपका आ जाएगा यस्टरडे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच मतलब देखना होता है, वॉचिंग मतलब अभी आप देख रहे हैं, विल वॉच, विल लगता है, विल और शैल का प्रयोग करते हैं भविष्य में कुछ बताने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉचड हो जाएगा, वॉचड मतलब देख लिया गया, ठीक है। तो आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा। चलिए अगला सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज डैश, यानी कि डिवाइसेज का सिंगुलर फॉर्म आपको पूछना है, तो ये हो जाएगा DEVICE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, DEVICE। तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा, तभी तो आप सही कर पाएंगे, नहीं तो इस सी की जगह पे एच हो जाएगा, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, या फिर यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, यहाँ पे आई दे दिया गया है ई के बदले में, तो आपको क्या याद रखना है, DEVICE, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, ये कह रहा है द अनाउंसमेंट डैश यस्टरडे वाज नेसेसरी, यानी कि कल का जो है अनाउंसमेंट डैश नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें से जो सुटेबल वर्ड है उसको चुन के यहाँ पे लगाना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 270 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेड, देखिए यहाँ पे हो जाएगा द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज नेसेसरी, यानी कि कल का जो है अनाउंसमेंट तैयार करना। मेड मतलब क्या होता है, बनाना होता है। तो द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज नेसेसरी, तो कल का अनाउंसमेंट बनाना बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पे मेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला करा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव डैश वांट रॉन्ग विथ यस्टरडे वाज गेम, यानी कि इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। ऊपर कह रहा है क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, इसमें से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने का यहाँ पे मतलब है कि इस शब्द को किस तरह से बताएं कि हम ये प्रश्न पूछने लायक हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा डैश वांट रॉन्ग विथ यस्टरडे प्ले, यानी कि कल के गेम में गड़बड़ हुआ। तो क्या गड़बड़ हुआ, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट वांट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम, यानी कि कल के गेम में क्या गड़बड़ी हुई, कल के गेम में क्या खराबी आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हाट, ठीक है, 271 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है चेंज द वर्ब टूक इन द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव बदलना है। ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको पढ़ाने लगे तो ढेर सारा समय लगेगा। देखिए टूक क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, इसको अगर पैसिव में बदलना है तो इससे सबसे पहले थर्ड फॉर्म में ले जाइए, तो ये हो जाएगा टेकन। अबे यहाँ तो सब में टेकन दिया गया है, तो अगर टेकन ले जाए तो फिर वाज हो जाएगा, ठीक है, ये वाज में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाज टेकन। तो 272 का आपने सभी ऑप्शन नंबर डी कर लिया। अब देखिए अगला, ये कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर डैश द टेप ओनली नो। आपको इसमें से जो वर्ड सूट करता है वहाँ पे देना है। यहाँ पे प्लम्बर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे प्लमर पढ़ना है, ठीक है, प्लमर, ब को हटा देना है, प्लमर, ठीक है। द प्लमर डैश द टैप ओनली नो, नो मतलब अभी, अभी जो है वो टैप कर रहा है, तो इसका फिट नहीं हो जाएगा, ना ही आर फिटिंग, यानी क्योंकि प्लमर एक ही है, और वाज फिटिंग मतलब कर दिया था, तो इसका हो जाएगा इज फिटिंग। तो द प्लमर इज फिटिंग द टैप ओनली नो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है वांट यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन द टॉपिक वांट डू से, यानी कि अगर आप किसी भी चर्चा स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आप सबसे पहले कहते हैं लेट्स डिस्कस, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। लेट्स डिस्कस का मतलब होता है चलें चर्चा शुरू करें, मतलब चर्चा शुरू करें, तो लेट्स डिस्कस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप विनम्रता से असहमत होते हैं तो आप कहेंगे, यानी कि आपके मान लीजिए कि आपके पिताजी आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको मान लीजिए कि आप ITM कर रहे हैं और ITM आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एंट्रेंस अभी क्लियर किया है और आप चाहते हैं कि हम फिटर लें या फिर आप चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन लें, और पिताजी आपको कहते हैं किसी और ट्रेड लेने के लिए, तो आप कहिएगा क्या, आप असहमत रहिएगा, यानी कि आपको लगेगा कि यही ट्रेड अच्छा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, यू आर रॉन्ग, यानी आप गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। आई एम राइट, मैं सिर्फ मैं ही सही हूँ, ऐसा भी नहीं। ही इज़ राइट, वह सही है, ये भी नहीं हुआ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आई एम अफेयर्ड आई हैव टू डिसएग्री, यानी कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ, और यहाँ पे अफेयर्ड ये मतलब कर रहा है यानी कि आपको बुरा ना लगे लेकिन मैं आपके बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैं आपके बात से असहमत हूँ। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी अगर आप विनम्रता से असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, आपको कुछ बनाकर तो कहना ही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये अभी से लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन में आने वाला है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला कह रहा है सब में यही कहेगा कि इसमें नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका कौन सा सुटेबल अर्थ होगा, ऑप्शन में से उसको चुन के लगाना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है द एरिया इज डैश एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ का जो घर है काफ़ी कीमती है। तो द एरिया, तो यहाँ पे एरिया क्या कहलाएगा, यानी कि जिस क्षेत्र का घर बहुत ही कीमती हो वो क्षेत्र कैसा कहलाएगा, वो भी कीमती ही कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा कि द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, जहाँ का घर कीमती हो वहाँ का एरिया भी शानदार होता है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यही ऊपर वाला वही लिखा हुआ है, यानी कि चुन के लगाना है ऑप्शन। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। द रोड इज माई टाउन आर डैश इन कंडीशन, यानी कि रोड का जो मेरे शहर का जो रोड का कंडीशन है वो कैसा है। यहाँ गुड है, एक्सपेंसिव है, ब्यूटीफुल है, सेफ है। तो सेफ और ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव से कुछ मतलब नहीं है। जो आपका रोड का जो कंडीशन होता है वो या तो ख़राब होता है या फिर अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे बैड तो लिखा नहीं है, तो ये गुड ही होगा, यानी कि इसका आंसर गुड हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि द रोड इज माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, यानी अच्छे कंडीशन में। एक्सपेंसिव या फिर ब्यूटीफुल, सुंदर, सेफ, सुरक्षित से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला वही ऊपर में वही लिखा है, नीचे करा है देयर इज ए डैश गार्डन विथ लवली फ्लावर्स, यानी कि जिस गार्डन में प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हों उस गार्डन को हम क्या कहेंगे, उसे हम ब्यूटीफुल गार्डन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर वही लिखा हुआ है, नीचे देयर इज ए डैश प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के पास डैश खेल का मैदान है। हमारे घर के पास डैश खेल का मैदान है। तो कैसा खेल का मैदान होता है, या तो खेल का मैदान बड़ा होता है या फिर खेल का मैदान छोटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम करेक्ट है कि देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड, यानी कि बड़ा सा एक खेल का मैदान है आपके घर के पास। प्लेग्राउंड में ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, आपने देख लिया ब्यूटीफुल कहाँ लगता है, यानी कि जहाँ पे कुछ फूल वगैरह सजावट के लिए जहाँ हो वहाँ पे ब्यूटीफुल लगता है। स्पेशियस होता है जहाँ पे काफ़ी जगह हो, स्पेशियस का प्रयोग करते हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब स्पेस हो, जगह हो। और ख़ास करके स्पेस का जगह कहाँ करते हैं हम, बिल्डिंग में करते हैं, अपने घर में कहते हैं इस घर में बहुत स्पेस है, ये बचा हुआ है, मतलब जगह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिग, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं पहले। ये कह रहा है देयर आर डैश अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड, यानी हमारे पड़ोस में जो अपार्टमेंट है वो कैसा है, तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा स्पेसियस। अभी बताएं कि अपने घर, मकान, फ्लाइट, इस सब के लिए आप स्पेसियस का यूज करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये घर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इंग्लिश का आप शुद्ध कह सकते हैं, आप शुद्ध मीनिंग अगर लगाना चाहे तो वहाँ पे आप बड़ा, बिग, स्मॉल नहीं कहेंगे, वहाँ पे आप स्पेसियस कहेंगे। अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए स्पेसियस वर्ड का प्रयोग होगा। तो ये 280 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वही, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना 10 क्वेश्चन ऐसा होगा और आपके एग्जाम में से कम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़िए। इट इज ए डैश नाइबरहुड वन नीड नॉट फेयर, यानी कि कैसा पड़ोस है जहाँ पे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हो जाएगा सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित, जिसका पड़ोस सुरक्षित होता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हो जाएगा इट इज़ ए सेफ नाइबरहुड ऑन वन नीड नॉट फार, यानी कि वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे सेफ यानी कि सुरक्षित हमारा पड़ोस हो। अगला करा है, ऊपर में वही लिखा है, नीचे करा है देयर इजंट माने इज नॉट, ये इजंट है। देयर इजंट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया इट इज डैश ए पीपल, यानी कि हमारे घर के पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पर कि कुछ भी मतलब कि मस्ती करने के लिए नहीं है। मान लीजिए जैसे कि कहीं होता है क्या, बच्चों का झूला होता है, कहीं अपने योगा करने के लिए, कसरत करने के लिए कुछ सामग्री होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा पार्क है जहाँ सिर्फ फूल पत्ती लगे हुए और कुछ भी नहीं है। तो ये पार्क कैसा कहलाएगा, ना ही पोल्यूटेड होगा, ना ही ड्राई सूखा, ना ही नॉइजली यानी आवाज़ से भरा। ये हो जाएगा बोरिंग, यानी कि वहाँ पे मन नहीं लगेगा। अगर कुछ इंटरटेन करने के लिए कुछ हो तभी तो वहाँ मज़ा आता है ना। और अगर इंटरनेट के लिए यानी इंटरटेन के लिए कुछ नहीं है तो वो बोरिंग लगेगा, चाहे पार्क ही क्यों ना, कुछ भी हो, ये बोरिंग लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ये कह रहा है देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, यानी कि यहाँ का जो फैक्ट्री का एरिया है, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर फैक्ट्री लगा हो। तो द एयर इज डैश, तो वहाँ का हवा कैसा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वहाँ पे फैक्ट्री लगा हुआ है तो वहाँ का जो वायु होगा वो पॉल्यूटेड होगा, यानी कि प्रदूषण से होगा भरा हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है
देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज डैश, यानी कि जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, जिस लोकेलिटी मतलब कि आपके आसपास में जहाँ पे पानी की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अनइवन कहेंगे? नहीं कहेंगे अनइवन। नॉइजी यानी कि आवाज़ से भरा हुआ? नहीं कहेंगे। बोरिंग नहीं कहेंगे? वो भी नहीं कहेंगे। ये अनइवन क्या होता है? इवन मतलब आप सुने होंगे इवन नंबर, आप सुने होंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। अनइवन मतलब विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ड्राई, यानी कि जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वो आपका सूखा क्षेत्र कहलाता है, तो ड्राई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला, ये क्वेश्चन कर रहा है द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर डैश, यानी कि रूरल एरिया मतलब कह सकते हैं आप ग्रामीण रोड, ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने का जो माध्यम होता है, यानी कि आपका रास्ता जो होता है उसमें आने जाने में बहुत ही तकलीफ होती है। किस कारण से? वहाँ पे सूखा हो इसलिए? नहीं। वहाँ पोल्यूटेड है इसलिए? नहीं। पोल्यूटेड तो सिर्फ वायु होता है, रोड पोल्यूटेड थोड़े ना होगा। यहाँ पे इवन मतलब समान हो, मतलब सम संख्या, इवन मतलब सम होता है, तो अगर रोड समान हो मतलब एकदम इससे स्मूथ हो तो क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अनइवन, अनइवन मतलब असमान, ऐसा ऐसा रोड रहेगा, कहीं ऐसे ऐसे गिट्टी निकला है, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं मोड़ है, बहुत सारा, मतलब कि रूरल एरिया मतलब गांव का जो रोड होता है वो कैसा होता है? अनइवन होता है, यानी कि खुरदरा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वो वाला डिस्क्राइबिंग वर्ड वाला खत्म हो गया। अब ये कह रहा है मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, यानी कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि हमारा शारीरिक और मानसिक, शरीर का और मस्तिष्क का दोनों का नियंत्रण करता है? तो वो हमारा शौक है, हॉबीज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट है। और बी रनिंग कुछ भी नहीं है, वॉकिंग और रीडिंग कुछ भी नहीं है। ये सब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हॉबीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा कह ये गतिविधि क्या है? तो गतिविधि आपका हॉबीज होता है। मान लीजिए आपका खेलने का शौक है, तो आपको अगर धूप में 12 बजे भी छोड़ दिया जाए खेलने के लिए तो आप शाम तक खेलेंगे, आप नहीं थकेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा काम कह दें, आधा घंटा में कहिएगा मेरा पैर दर्द करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, ठीक है, तो आपका हॉबीज क्या? काम करना आपका हॉबीज नहीं है, इसलिए आपको ख़राब लगता है। और खेलना आपका हॉबीज है, आपका पसंद है। किसी को स्विमिंग करना पसंद है, वो घंटों घंटों तक स्विमिंग करेगा, ठीक है। तो हॉबीज जो होता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों को संतुलित करके रखता है। आराम से कितना भी आप खेल लीजिए, लेकिन आपको शरीर में लगेगा नहीं कि थकान है, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका शौक है। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे 286 क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन यूनिक था, यानी अपने आप में अलग था। एक ही क्वेश्चन ऐसा था वो जो है हार यू व्हाट्सअप, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। बाकी क्वेश्चन अभी तक जो था सब कुछ एकदम सही से चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे 418 क्वेश्चन जो दिया गया है, इन 418 क्वेश्चन में से ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसे पहले वाला यानी कि जो 20 नंबर 25 नंबर जो शुरू में आया था उसी को फोटोकॉपी करके पीछे लगा दिया गया है। तो वो देखिए कौन सा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है? 287 नंबर का, 290 नंबर का, 94 नंबर का, 95, 96, 299, 300, 301 और आगे अगर पढ़ाएंगे हम तो वहाँ पे देखिए ढेर सारा रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है उसे करा करके हम समय खराब क्यों करें, ठीक है। तो इसलिए हम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कैसा होता है आपको दिखाए पीछे में कि नमस्ते, कैसे हो, क्या चल रहा है, ये उदाहरण है। ये कैसा उदाहरण था? ये मतलब अनौपचारिक उदाहरण था। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, यानी कि पिछले जो आप पढ़े होंगे, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप पीछे पढ़े होंगे जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिस हो गया, हम मिस कर दे रहे हैं क्योंकि इसको हम पढ़े हुए हैं पहले। बेकार से अभी समय खराब करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारा निकलता है 88 नंबर क्वेश्चन, यानी 288। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को हम पड़ोस कहते हैं, यानी कि आपके आसपास में जो रहता है उसको पड़ोसी कहते हैं और आपके आसपास के क्षेत्र को पड़ोस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है वह क्या कहलाता है? तो ये पड़ोस नहीं होगा, ये पर्यावरण हो जाएगा। यानी पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास के आवरण जो है वो पर्यावरण है, ठीक है। तो पर्यावरण क्या करता है? किसी को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि आपके यहाँ सेब का यानी कि सेब का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि सेब ठंडे इलाके में होता है। जम्मू कश्मीर तरफ ढेर सारा सेब का उत्पादन होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ आम का उत्पादन होता है, इसी तरह उधर आम नहीं होता है। यानी कि हमारे व्यक्ति या फिर किसी वस्तु भी बहुत सारा ऐसा है जिससे पर्यावरण उसे अफेक्ट करता है। और व्यक्ति भी, अगर मान लीजिए कहीं पे, हाँ सबसे अच्छा उदाहरण है सूरा गाय का।
आपने देखा होगा कि सूरा गाय का फोटो ही देखा होगा, हमेशा कहाँ बर्फीले इलाका में रहता है। सूरा गाय, हाँ याच वो जो सूरा गाय जो होता है वो हमेशा बर्फीले इलाका में रहता है, क्योंकि उसके बाद ढेर सारा मतलब कि अपने में रुआं निकला हुआ था, बाल रहता है, जिससे कि उसको ठंडी से बचने में मदद करता है। वो गर्मी वाला क्षेत्र में नहीं होगा। तो इसी तरह से उसके व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को प्रभावित करने वाला हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। ये कह रहा है कौन सा साहसिक कार्य नहीं है, विच वन इज नॉट एन एडवेंचर, इनमें से कौन सा एडवेंचरस वर्क नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है पहाड़ पर चढ़ना, ये तो बहुत खतरनाक है यार, इस पर बहुत ही मतलब साहस करना होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है पहाड़ पे चढ़ना। ट्रैकिंग, ये भी उसी का माध्यम है। सफरिंग, ये भी है। लेकिन ड्राइविंग जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये ड्राइविंग कोई भी मतलब साहसिक कार्य नहीं है। हाँ, पहली बार अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो वही बहुत साहसिक कार्य है, यानी कि आप पहले बार में ड्राइविंग थोड़ी ना चलाना सीख गए, आप बैठे या चलाना सीख गए, तो पहले तो बहुत ही साहस करना पड़ता है, कम से कम मैं चला सकता हूँ। पहले तो आपको ये करना होता है कि मैं इसे चला सकता हूँ गाड़ी को, फिर आप चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो या फिर ड्राइविंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कोई साहसिक कार्य नहीं है, अगर आप सीख जाते हैं तो आप दिन रात चलाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका रूटीन बन जाएगा। लेकिन ये पहाड़ों पर रोज़ नहीं चढ़ते हैं, ट्रैकिंग और सफरिंग रोज़ नहीं करते हैं, तो ये आपका साहसिक कार्य है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, जबकि डी साहसिक कार्य नहीं है, और यही आपका आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, समुद्र में यात्रा करने को डैश कहते हैं। तो समुद्र में यात्रा करने को हम जल यात्रा कहते हैं। ठीक है, समुद्र में यात्रा को क्या कहते हैं, जल यात्रा कहते हैं। वोयाग मतलब जल यात्रा। चलिए अगला ये कहता है ऑलवेज डैश योर मोबाइल फोन डैश साइलेंट मोड। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि अगर आप किसी भी मान लीजिए किसी अधिकारी के रूम में आप इंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाहर ही लिखा होगा कि ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। तो आपको यही भरना था क्या, कीप और इन। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कीप एंड इन, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यानी कि इससे पहले देखिए यहाँ पे हमने 93 क्वेश्चन कराया, उसके बाद 94, 95, 96 जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डैश, यानी कि कम्युनिकेशन जो संचार होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ में, आवर पर्सनल लाइफ, सही बात है। आवर प्रोफेशनल लाइफ, सही बात है। आवर फ्यूचर लाइफ, नहीं, फ्यूचर लाइफ में कोई मतलब नहीं है, आवर पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी कह रहा है आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इस हिसाब से आपको सबसे सूटेबल कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। इसमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और सी नहीं होगा। ठीक है, आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चलिए अगला कर रहा है इमोजी का इस्तेमाल डैश के हिसाब से करते हैं। इमोजी तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि ये इस तरह से इमोजी बनता होगा, ऐसा इमोजी आपने देखा होगा, इस तरह से ये हंसने वाला। इसी तरह से कोई इमोजी होता है जिसमें ऐसे ऐसे दांत निकला हुआ रहता है, यानी कि गुस्सा वाला, स्माइल, इसके बाद एंग्री, इस तरह से ढेर सारा इमोजी होता है। आप मोबाइल में अभी खोलिएगा यूट्यूब और वहाँ पे साइड में ऑप्शन रहेगा इमोजी का। ठीक है, इमोजी जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इमोजी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हम अपने शैक्षिक स्तर पर नहीं, हमारे पेशेवर स्तर पर नहीं। जब हम खुश होते हैं तभी इमोजी का प्रयोग करेंगे, नहीं। हमारे मूड या हमारी स्थितियाँ के आधार पर हम इमोजी का प्रयोग करते हैं। जब हमारा जैसा मन किया हम उस तरह से इमोजी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैसेज आ रहा है जिसे आप पढ़ के आपको एकदम गुस्सा से आप लाल हो रहे हैं, तो आप भेजेंगे कैसे, जैसे दांत निकला हुआ जो रहेगा इमोजी वो भेजेंगे। आप किसी ने आपके लिए कुछ जोक मार दिया तो आप क्या गए, स्माइल वाला इमोजी भेज दीजिएगा। यानी कि आपके मूड के हिसाब से आप इमोजी का चयन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए हमने 300 क्वेश्चन तक आगे कराया था और साथ ही साथ बताया था कि यहाँ पे जो 301 नंबर का क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। ठीक है, चलिए ये है 302 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप सभी को पता होगा, इससे पहले हम ये क्वेश्चन कराए थे। अभी आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। यानी कि औपचारिक रूप से जो अपना प्रतिक्रिया यानी कि अपना जो परिचय देता है वो आत्मपरिचय कहलाता है। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 103 है, इसमें
ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसलिए हमने सिर्फ इसका आंसर लिख के ले आए आपके पास। देखिए, अपने बारे में त्वरित सारांश को डैश कहते हैं, उसे हम एलिवेटर पिच कहते हैं। आपको याद होगा हमने एलिवेटर पिच से संबंधित 2 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। क्या होता है एलिवेटर पिच? एक में कहा था कि 30 सेकेंड से कम समय में जो अपना परिचय दिया जाता है, अपना शॉर्ट और सिंपल परिचय, जिसमें कि आप अपने हर एक बात को इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन बहुत ही छोटे से सारांश में, तो वो जो होता है आपका एलिवेटर पिच होता है। या फिर आप बहुत ही शॉर्ट समय में उसको जो आंसर दे देते हैं, यानी कि त्वरित समय में जो आप आंसर देते हैं, वो भी आपका एलिवेटर पिच में आता है। यानी कि 2 क्वेश्चन इससे पहले हम कराए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसी तरह से हम आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन लाए थे। अब देखिए क्वेश्चन नया क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो विल अटेंडिंग एन इंटरव्यू डैश। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू में भाग लेने के दौरान इन बातों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए। आप लोग सेट बनाते समय हो सकता है आपके सेट में ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता होगा और वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि वहाँ पर से शायद जो टाइपिंग हुआ है उसमें नहीं छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तव में क्या है, यहाँ पे पालन नहीं करना चाहिए है। तो नहीं करना, अस्वस्थ रहना, यानी कि बी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट तो हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा। दूसरों यानी दृढ़ता से हाथ मिलाना, तो दृढ़ता से हाथ मिलाएंगे जैसे इस तरह, मतलब कि लूज होकर के, जैसे कि बीमार इंसान हो, इस तरह से हम थोड़े हाथ मिलाते हैं जब इंटरव्यू में भाग लेते हैं। हम अपने पूरे बुलंदी के साथ उस पर हाथ मिलाते हैं। ये भी तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम दोनों को काट रहे हैं। तीसरा कह रहा है औपचारिक रूप से अभिवादन करना चाहिए, ये तो करना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है लाफ लाउडली, यानी कि जोर से हंसना चाहिए। क्या आपने कभी सुना है कि इंटरव्यू में जोर से हंसना चाहिए? नहीं सुना होगा आपने। कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में जोर से नहीं हंसता है। तो ये इसका एकदम करेक्ट जवाब है। यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि जोर से नहीं हंसना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, सेट में आपको नहीं छूट जाता होगा। आपको एग्जाम में भी हो सकता है आपको नहीं छूट जाए, तो छूट भी जाएगा तो भी आपको यही मारना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से सेट करके रखा है कंप्यूटर पे कि डी आंसर ही सही होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड एज। यानी कि किसी व्यक्ति के, मान लीजिए आप ही हैं, आपका प्रोफाइल बना हुआ है कहाँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो सारा का सारा आपका कहलाता क्या है? वो नेटवर्किंग नहीं कहलाता है। नेटवर्किंग अलग से ही आप लोग जो करते हैं, मान लीजिए 10 लोग 20 लोग इस तरह से जोड़ करके। वैसे भी नेटवर्किंग बहुत सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप त्रासित होंगे, यानी कि नेटवर्किंग आप लोगों को फंसा दिया होगा, लेकिन फिर आप उसे निकल के किसी तरह भागे होंगे। ऐसे ऐसे होंगे 1-2 बच्चे, आप जरूर होंगे आप में से। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग नहीं होता है, ना ही इंटरनेट, ना ही सोशल मीडिया ये नहीं है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन आप जो प्रोफाइल बनाते हैं तो वो सोशल मीडिया में नहीं आता, वो आता है ऑनलाइन प्रोफाइल या फिर डिजिटल फुटप्रिंट में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख करके आप लोग सोशल मीडिया मत मार दिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा 2 नंबर। तो आपको ऑनलाइन प्रोफाइल एंड डिजिटल फुटप्रिंट मार के आंसर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा था कि जो आपका प्रोफाइल होता है वो आपका पद चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, HR एंड अदर कॉलेजियस। यानी कि एक जो एम्प्लॉय है, यानी कि एक कारीगर है जो कि अपने सुपरवाइजर से, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज वाला होता है, जो कि एक उच्च अधिकारी होता है कंपनी में, उससे, या फिर अपने जो कॉलेज जो आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, उससे जो आपको फीडबैक मिलता है वो किस लिए मिलता है? फीडबैक यानी आपको बुरा महसूस कराने के लिए, तो ये नहीं होगा। बुरा महसूस कराने के लिए आपको फीडबैक नहीं मिलता है। बी इंसुलेट यानी कि अलग रखने के लिए, ये भी नहीं। बी अनकंफर्टेबल, ये भी नहीं। ये कह रहा है इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आपको इसलिए फीडबैक दिया जाता है ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये छूट रहा है, यानी ये छूट नहीं रहा है, उसे हम छोड़ दिए हैं। क्यों? ये कि रिपीटेड है। ठीक है, और दिखा दिए कैसा रिपीटेड होता है। शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन कराए जो कि एकदम रिपीटेड था, तो आप लोग समझ गए रिपीटेड कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर डैश। इसमें कह रहा है अगर फेस टू फेस यानी कि आप आमने सामने अगर बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसमें वर्ड का कितना प्रभाव पड़ता है। ये अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को किताब में पढ़ते तो यहाँ पे आपको सब कुछ कन्फ्यूजन आप नहीं रहते, आप कन्फ्यूज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। देखिए
वर्ड का जो आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो मात्र 7% पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति के संचार में सिर्फ और सिर्फ उसके बोलने का कोई रोल नहीं होता, साथ ही साथ उसके बात करने का जो टोन होता है। मान लीजिए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपके पास में जोर से स्पीड में बोलता है, स्पीड नहीं, मान लीजिए कि थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ, कभी कभी मैं स्लो बोलता हूँ। ये क्या है? ये पिच है। और हाथ पैर भी हिला करके दिखा, लेकिन यहाँ पे तो आप हमें देख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है शारीरिक लैंग्वेज का यानी शारीरिक भाषा का कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ मुंह की भाषा को समझ करके और साथ ही साथ मेरा टोन समझ के कि किस में हम अधिक जोर दे रहे हैं, किस में हम स्लो से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कह रहा है फेस टू फेस वर्ड का आपको मात्र 7% इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं ये जो सी नंबर में 38% है, तो ये आपका टोन का, आपका बोलने का जो पिच है, आप कितने जोर से बोलते हैं, किस बात पे कितना जोर देते हैं, किस बात पे आप नॉर्मल हो जाते हैं, ये आपका टोन होता है। तो इसमें से 100% में से 7% पड़ा किसका? वर्ड का। 38% किसका पड़ा? टोन का। और 55% जो बचा हुआ है ये पड़ता है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, ये किसका पड़ता है? बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज कैसे? किसी को बताते समय देखिएगा अपना फेस सिकुड़ा लेता है, या फिर फेस फैला देता है, या फिर किस आँख से कुछ इस तरह से मतलब कि करता है जिससे समझ जाए सामने वाला, हाथ पैर हिला करके कुछ बताता है। ठीक है, तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। तो किसी भी व्यक्ति पर संचार में वर्ड का 7%, टोन का 38% और बॉडी लैंग्वेज का 55% प्रभाव पड़ता है। आप सभी जान गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ड का पूछ रहा है, इसलिए आपको 7% ही सही करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनैलिटी विथ हिज डैश, यानी हम किसी के व्यक्तित्व को कैसे तय कर सकते हैं? क्या उसका कलर देखकर हम उसके व्यक्तित्व का पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम उसके धर्म देख करके कर सकते हैं, यानी रिलीजियन? बिल्कुल नहीं। हम उसके बिहेवियर को, किस तरह से वो बोल रहा है, किसके साथ किस तरह से रह रहा है, उसका हाव भाव क्या है, उसके हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व को, उसके जो पर्सनैलिटी को हम यानी कि तय कर सकते हैं कि इसका पर्सनैलिटी अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट है। बाकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता है। पर्सनैलिटी यानी उसके व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व उसके बिहेवियर से, हाव भाव से पता चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है लिसनिंग ऑफ सॉन्ग टू ड्राइव प्लीजर ओनली कम्स अंडर डैश, यहाँ पे डैश होना चाहिए। देखिए आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो आनंद प्राप्त करने के लिए जो आप गाना सुनते हैं वो सराहनीय सुनना कहलाता है, यानी कि एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आप समझिए इसको, हो सके तो आप किसी तरह से इसको याद कर लीजिए कि जो आनंद प्राप्त करने के लिए जो गाना सुना जाता है उसके लिए क्या होता है? एप्रिसिएटिव लिसनिंग, ये एप्रिसिएट करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा सी। अगला देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस, जब किसी कस्टमर के पास, किसी ग्राहक के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी दुकानदार के प्रति, तो वो क्या करता है? यानी कि मान लीजिए कि आप कुछ सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई किराना दुकान खोले हुए हैं, तो आपका जो कस्टमर है उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, आप उससे अच्छा से बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है उसके बिहेवियर से एकदम कनेक्ट होता है, यानी कि आप जो बोलते हैं उसको अच्छा लगता है, वो जो बताता है आप मतलब कि एक तरह से आप मिले जुले हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वो एक तरह से आपके बातें सेट होता है तो क्या करेगा? वो प्रतियोगी स्विच करेगा, यानी कि जो आपके जैसे ही दुकानदार कोई और उससे जाके सामान खरीदेगा? नहीं, वो आप ही से खरीदेगा। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों को उसकी अनुशंसा नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो दोस्तों से भी उसको बताते हैं कि ये अच्छा इंसान है, आप इसी के पास जाओ। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है अधिक खरीदो, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अधिक खरीदो। अगर आपका उसके साथ हाव भाव अच्छा है तो आप बार बार उसके पास जाइएगा खरीदने के लिए, तो होता है अधिक खरीदो। ठीक है, और ये नेवर कम बैक यानी कभी ना जाओ, ये भी नहीं होगा। इसका सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डैश इन पब्लिक प्लेस, यानी कि पब्लिक प्लेस मतलब क्या होता है? सार्वजनिक स्थान। वहाँ पे अगर इंसान क्या कर रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। देखिए रीडिंग बुक, यदि वो किताब पढ़ रहा है तो क्या आपको खराब लगेगा? नहीं लगेगा। प्रैक्टिस योगा, अगर वो योगा कर रहा है, कसरत कर रहा है तो क्या खराब लगेगा? नहीं लगेगा। वॉकिंग यानी कि वो टहल रहा है तो खराब लगेगा? नहीं लगेगा। अगर
लाफिंग लाउडली, अगर वो जोर जोर से हंस रहा है बिना मतलब का, तो फिर आपको उससे बुरा लग सकता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि पब्लिक प्लेस पर जब अनकंफर्टेबल कब होता है, जब लोग जोर जोर से हंसने लगता है, कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वर्क प्लेस इटिक्विटी मीन्स टू डैश, कार्यस्थल शिष्टाचार का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सबके साथ शिष्टाचार और सम्मान का व्यवहार करें, ये ही सही आंसर है। और बी कह रहा है जोर जोर से गपशप करें, गलत है। किसी से बात ना करें, ये भी गलत है। कार्यस्थल पर बार बार यानी कि बार बार जाएं आए, मतलब कार्यस्थल पर चले गए फिर आ गए, फिर जाएंगे फिर आएगी, ये भी गलत है। यानी कि शिष्टाचार का जो है मतलब है यहाँ पे सबके साथ शिष्टाचार और सम्मान से व्यवहार करें, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है मॉक इंटरव्यू हेल्प कैंडिडेट्स, यानी कि नकली साक्षात्कार उम्मीदवारों को मदद करते हैं किस चीज़ में, घबराने में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होने में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होइएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, उत्साहित होने में नहीं, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि साक्षात्कार के लिए प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास होता है नकली इंटरव्यू यानी कि मॉक इंटरव्यू, तो ये इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 334 नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है विच वन इज ए डज ऑफ डिस्कसिंग इटिक्विटी, यानी कि चर्चा के दौरान सही शिष्टाचार कौन सा होता है। अपना आपा खो देना, ये तो एकदम गलत है। अप्रासंगिक बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। असभ्य भाषा या कठोर भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, यानी कि दूसरों को ध्यान से सुनना। अगर आप दूसरे को बात को ध्यान से सुनिएगा तो आप जो बात रखिएगा वो सोच और समझ के रखिएगा। इसलिए शिष्टाचार का मतलब है आप दूसरों की बात को भी सुनिए, उसके बाद अपना रिएक्ट करिए। ऐसे नहीं कि वो बोल रहा है धर 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 बीच से आप भी छोड़ना शुरू कर दिए, तो दोनों का आवाज़ बीच में एक तरह से सन जाएगा, ठीक है, लेकिन आवाज़ सही नहीं निकलेगा और साथ ही साथ जो है बात आप सही नहीं कह पाएंगे। इसलिए दूसरों को सुने, उसके बाद अगर उसका रिप्लाई देंगे तो एकदम परफेक्ट आप रिप्लाई देंगे, ठीक है। इसका बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS ऑफिस में किसका प्रयोग हम करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे ये जो पावर पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस सब का सही आंसर क्या हो जाता है, यही पावर पॉइंट ही आंसर हो जाती है, यानी MS पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कभी प्रेजेंटेशन वाला बात हो तो पावर पॉइंट का उपयोग करिए, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है कमांड लाइन से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का कमांड लाइन क्या है। तो ये भी पावर पॉइंट ही होगा, ठीक है। इसका आंसर बी ही हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। चलिए अगला करा है SM यानी कि MS ऑफिस संस्करण 2010 के पावर पॉइंट में तैयार की गई प्रस्तुतियां के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या था। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है ये था PPTX, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था। इसका डी सही हो जाएगा। ये सब याद करने वाला बात है क्योंकि ये तो कंप्यूटर है आपके साथ, यानी कि प्रैक्टिकली तो कराया नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसको याद करना ही होगा क्योंकि इसमें अलग से कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ट्रांजिशन मतलब होता है जैसे कि आप जो एक के बाद दूसरा स्लाइड आ जाता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि ये 2 मिनट बाद अपने आप ये स्लाइड मतलब कि बदल जाए, 2 मिनट के बाद इस तरह से हो जाए, इधर आ जाए, फिर 2 मिनट बाद इधर आ जाए। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका पावर पॉइंट का ट्रांजिशन। तो इसमें क्या कर रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो वो होता है द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1, यानी एक के बाद जो एक स्लाइड आता रहता है वही ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मेन्यू स्लाइड में स्वतः ट्रांजिशन के समय मदद करता है। तो ये ट्रांजिशन लाइन हो जाएगा शायद, ऑप्शन नंबर ये है ट्रांजिशन लाइन, ऑप्शन नंबर हाँ यही सही है, यानी ट्रांजिशन लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड में क्या नहीं दिखता है। प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों के लिए ये जो बना के लाया आपके साथ, ये जो जितना भी क्वेश्चन लिख के लाए ये सब जो है ये सब प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन के समय में क्या नहीं दिख रहा है, तो स्लाइड हेडिंग, ये जो आपका हेडिंग ऊपर में दिया गया ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्लाइड नंबर, यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, ये 340 नंबर चल रहा है तो ये भी नहीं होगा। स्पीकर्स नोट और ऑब्जेक्ट इन स्लाइड, मान लीजिए यहाँ हम एक मुखड़ा बना के ले आए ऐसे, इस तरह से आँख वाला, इस तरह से हंसने वाला,
अगर हम मुखड़ा बना लें, क्या ये नहीं दिखेगा? ये भी दिखेगा। क्या नहीं दिखता है? स्पीकर्स नोट, यानी मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं एक शॉर्ट नोट बना के ले आऊँ, यहाँ पे रख दूँ, या फिर जो आप स्पीकर देखते होंगे कि बोलते समय जहाँ से वो बोलता है उसके नीचे एक टेबल सा लगा रहता है, ठीक है, और वहीं पे वो सारा का सारा नोट्स वगैरह रखा रहता है, लेकिन आप लोगों में से किसी को नहीं दिखता है। वो बार बार नीचे देख करके बोलेगा, लेकिन आप में से उसको किसी को दिखाई नहीं देगा कि वो स्पीकर का नोट्स कहाँ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीकर का नोट दिखता नहीं है। चलिए 342 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है वो होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल सी क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल भी एक्स क्या होता है? एक्स यहाँ पे हो, यहाँ एक्स नहीं एस होना चाहिए था, ठीक है, कॉपी पेस्ट और सेव होना था, ठीक है, और यहाँ पे जो नया हम जोड़ेंगे यानी नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसके लिए हम एम दबाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, कौन सी फंक्शन कुंजी स्लाइड शो शुरू करती है? तो शुरू करने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है F5। ये सब अगर आप कंप्यूटर पे करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, या फिर जो लोग कंप्यूटर जानते होंगे उन सबको तो ऑलरेडी ये पता होगा कि यानी कि F5 से क्या होता है, ये फंक्शन जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन देखने में मदद करता है? तो रीडिंग व्यू नहीं, ये स्लाइड स्टोर व्यू नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, लेआउट व्यू नहीं, ये हो जाएगा स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है? देखने, यानी कि आप मान लीजिए कि 2 मिनट का समय सेट कर दिए, इसके बाद ये 2 मिनट बाद चलता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्लाइड शो हो रहा है। शो मतलब दिखा रहा है, ठीक है। तो स्लाइड शो व्यू जो होता है वो होता है स्लाइड शो व्यू, यही आपका सही आंसर भी हो रहा है, यानी प्रेजेंटेशन में देखने के लिए मदद करता है स्लाइड शो व्यू। अगला कह रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का फुल फॉर्म क्या है? किस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखिए इसको याद करना है, इसलिए हमने दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं लाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको याद रखिए, इसका होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। KISS का होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। आपको ऑप्शन में और सब में तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कीप इन्फॉर्मेशन स्मॉल एंड सिंपल, यानी कि शॉर्ट की जगह पे स्मॉल लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग बचिएगा, जहाँ पे शॉर्ट होगा याद रखिए। बाकी चीज़ आप याद रखें ना रखें, अगर शॉर्ट याद रखेंगे तो वहाँ पे गलत नहीं करके आएंगे, यानी कि किस में शॉर्ट होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, स्मॉल नहीं होता है, ये बात याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, यानी कि पावर पॉइंट क्या अलाउ नहीं करता है? अक्षरों को समायोजित करने में करता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यही पूछ रहा है क्या नहीं करता है, ठीक है, नॉट लिखा है तो समायोजित करने में तो करता है, ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है करने की, ठीक है। ग्राफिक भी जोड़ सकता है, मल्टीमीडिया भी जोड़ सकता है, यहाँ पे गणना कार्य नहीं कर सकता है, और यहाँ पे पूछ रहा है नहीं करने के लिए गणना कार्य नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है, टाइप किए गए वर्ड का दस्तावेज बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोगी फाइल कौन सा है? यानी कि दस्तावेज बनाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, यानी टाइप किए गए, मान लीजिए कि हमने ऐसे टाइप किया DPCT कुछ भी अपने यहाँ पे लिख कुछ दिए, बॉल कुछ दिए, देखिए मैं मान लीजिए हमने सर्च किया GPCDE, इस तरह से मैंने ढेर सारा सर्च कर दिया, यानी कि टाइप कर दिया। अब उसको क्या करना है, उसको PDF में या फिर डॉक्यूमेंट में हमें बदलना है, तो उसमें बदलने के बाद सबसे अंतिम में क्या लिखाएगा? बदलने के बाद आप लोग भी बदलते होंगे तो अंतिम में लिखा जाता होगा DOC मतलब डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइप किए गए वर्ड या वर्ड का दस्तावेज बनाने के लिए, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल का जो उपयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स याद रखिए DOC लग जाएगा, ठीक है। तो 348 का क्या हो जाएगा? एकदम सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली मल्टीमीडिया प्रस्तुति क्या कहलाता है? याद रखिए जब भी इंटरनेट वाला बात है जाए तो वहाँ पे वेबकास्ट हो जाएगा, ठीक है, सी एकदम करेक्ट है, यानी इंटरनेट पर जो मल्टीमीडिया प्रस्तुत की जाती है वो वेबकास्टिंग कहलाता है, ठीक। चलिए ये कह रहा है, वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना कहलाता है। अगर वायरलेस तरीके से वाईफाई होता है, यानी कि मान लीजिए अपना वाईफाई खोल लेते हैं, साथ ही दूसरा का वाईफाई खोल लेते हैं, और यानी कि अपने में एक का हॉटस्पॉट खोलते हैं, दूसरा का वाईफाई खोलते हैं, और फिर कनेक्ट करके अपना इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई यानी कि कोई तार लगाए क्या, बिना तार का, बिना वायर का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये होता है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। और हो सकता है आप सब के लिए
कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्या ऐसे करें हम या नहीं। जितना भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है हम चाहते हैं उन सबको एक में करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें। कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या रहेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो फुल फॉर्म रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सब को फुल फॉर्म एक वीडियो में हम कवर कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन करा है विच ऐप इज ए वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। आपने इससे पहले क्वेश्चन किया होगा जहाँ पे स्क्रीन मिररिंग लिखाया होगा, और यही बात ये भी कर रहा है, स्क्रीन कास्टिंग हो या फिर मिररिंग हो वही कर रहा है। आपके फ़ोन से बड़ा दिखने के लिए आप लैपटॉप टीवी भी खोलते हैं तो वही होता है। तो वो किस ऐप के द्वारा करते हैं, तो वो आपका मोबिजेन ऐप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि मोबिजेन ऐप के द्वारा हम जो मोबाइल की स्क्रीन पर छोटा सा है उसको हम भेज करके अपने लैपटॉप या फिर टीवी पे बड़ा पर्दा पे देख सकते हैं, इसको जूम करके देख सकते हैं। तो वो मोबिजेन एक ऐप है जिसके थ्रू ये सारा काम किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है डैश गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। तो ये गूगल ड्राइव के द्वारा ही किया जाता है, यानी गूगल ड्राइव के द्वारा गूगल ड्राइव गूगल द्वारा, यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम रिक्त स्थान पे रख दें तो यह हो जाएगा गूगल ड्राइव गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगेगा, हमें जो लग रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है ए सिक्योर वाईफाई इज, यानी कि कौन एक सुरक्षित वाईफाई है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या था, वायरलेस फिडिलिटी। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग अगर पूछ दे वाईफाई का फुल फॉर्म तो आप लोग गलत करके ना आए, ठीक है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। यहाँ कह रहा है कौन सा एक वाईफाई है जो कि सुरक्षित है। यहाँ दैट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, यानी सबको कनेक्ट करने के लिए जो दे दे वो क्या सुरक्षित है, नहीं है सुरक्षित। ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए जो ओपन है वो क्या सुरक्षित है, नहीं है। हैज़ ए पासवर्ड टू लॉग इन, यानी कि एक पासवर्ड के द्वारा जो लॉगिन होता है वाईफाई वो जो है सुरक्षित वाईफाई होता है। ऑप्शन नंबर सी का कनेक्ट हो यानी कि करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी का मोबाइल का एक जो वाईफाई है उसका पासवर्ड होगा, यानी कि कोई अगर दोस्त मांगता होगा तो उसको आप फिर अगर उसका पासवर्ड नहीं देंगे तो वो फिर आपका वाईफाई का यूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वाईफाई में क्या होता है, एक पासवर्ड लगा होता है जो कि सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करा है क्लाउड का प्रयोग अक्सर डैश को संदर्भित करता है। तो क्लाउड का प्रयोग हमेशा डाटा को संदर्भित करता है, यानी कि डाटा ही आपका है ना जो कि कहीं पे स्टोर रहता है, तो डाटा को संदर्भित करता है क्लाउड। नेक्स्ट ये कह रहा है उस ऐप का नाम क्या है जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, यानी कि अपने आप में उसका अपना लोहा मनवाया है कि ये सबसे अच्छा है। तो फेसबुक, तो ये फेसबुक व्हाट्सअप ये सारा क्या है, ये सोशल मीडिया है। ये पे हो जाएगा जीबीगो। जीबीगो क्या है, ये एक भाषा का अनुवाद करने वाला है, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश को कोरियन में, कोरियन को जापानीज में, इसमें यानी कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट कौन करता है, जीबीगो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डीबीगो, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है एलेक्सा, कॉर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड व्हाट्सअप आर इन द कैटेगरी ऑफ डैश, यानी कि ये सारा जो आपको दिख रहा है आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा आप लोग एलेक्सा और सीरी, इन दोनों का गूगल भी सुने होंगे। तो इन तीनों का नाम ने आप अधिक से अधिक सुना होगा। तो ये क्या है, ये कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या ये संगीत बजाता है, नहीं बजाता है। ना ही वॉइस रिकॉर्डर है, ना ही ये ट्रांसलेशन का कुछ काम करता है। ये करता है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी कि आपकी बातों को ये पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आपकी बातों को वो पहचानता है और उसके हिसाब से काम करता है। जैसे कि आप सुने होंगे प्रचार में आता होगा एलेक्सा ये कपड़ा दिखाओ, एलेक्सा ये दिखाओ वो दिखाओ, या फिर सीरी और गूगल, आइंस्टीन, ये सब सारा यही काम करता है, यानी कि आपका वॉइस को पहचानता है और उसके हिसाब से आपका काम कर देता है। तो बी इसका करेक्ट है। ये कह रहा है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट जवाब है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको भी हम उसमें शामिल करेंगे जो नया वीडियो बनेगा, ठीक है। ये कह रहा है हम किसी स्थान तक पहुँचने के लिए डैश का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो वो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब दिशा। यहाँ दिशा रख के देखिए हम किसी स्थान तक पहुँचने के लिए दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए
बाकी जितना भी क्वेश्चन है यानी कि 364 के बाद जो भी क्वेश्चन है और 418 तक, ये सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आज का पूरा क्लास समाप्त हुआ, यानी कि हमने एकदम 1 से लेकर के 25 क्लास तक हमने जितना भी पढ़ाया था उन सब का वन शॉट में रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब एग्ज़ाम दे करके आइए मस्ती से, आप टेंशन मत लीजिए कि कैसा आएगा क्या आएगा। जितना भी बच्चा एग्ज़ाम दे करके आया है उन सब का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है और आपका भी यहीं से पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अभी तक रिवीजन कर चुके हो, अब आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से जाइए और आप एग्ज़ाम दे करके आइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।